दंगे शुरू हो गए। पटियाला में भी दंगे शुरू हो चुके थे। पाकिस्तान से आए शरणार्थी जिन्हें भापे कहा जाता था, यानी जो पाकिस्तान से शरणार्थी सरूद लेने आते उनको भापे कहते थे। और शहर गांव में फैल गए थे, इसलिए दंगा और प्रतिशोध भी गांव गांव तक पहुंच गया था। उन दिनों कोयटा के वे ठेकेदार जिनके घर में पापा जी किराए पर रहते थे, अपने पूरे परिवार सहित पटियाला में हमारे मिलिट्री अस्पताल वाले बंगले में रहने आ गए थे। गुजरांवाला से भाभी और उनकी सहेली अपनी माँ तथा भाई बहनों के साथ वहीं आकर रहने लगी थी। वे भी रिफ्यूजी होकर आए थे। भाभी की सहेली गुजरांवाले में ही मेरी पेन फ्रेंड बन गई थी। हम दोनों ने आपस में एक दूसरे का चेहरा भी पहले नहीं देखा था। तस्वीरों का आदान प्रदान ही हुआ था बस। शहरों में दंगों का माहौल था। बाहर चबूतरे पर हम सब लड़कियां बैठी। जमुए का पेड़ था जिस पर सब झूला डालकर झूलती। पापा जी के अर्दली गुल्ले खां के भाई का परिवार भी बठिंडे से भागकर हमारे यहाँ आ चुका था। दंगों में पापा जी ने अपने स्टाफ पर आँच नहीं आने दी थी। आज़ादी के एक दिन पहले गुल्ले खां का भाई हमारे यहाँ सोने के ढेर सारे गहने और सोने की सिल्लियाँ लेकर आया। वह सोना बेचकर पाकिस्तान जाना चाहता था। पापा जी ने मेरे बड़े भाई, जो इन दिनों दिल्ली में रहते थे, को ये जिम्मा दिया कि वो उसे दिल्ली से लाहौर के लिए हवाई जहाज़ पकड़वाएं। गुल्ले खां के बड़े भाई, जो एक ठेकेदार थे, मेरे भाई के साथ चले। बीबी जी ने जी कड़ा करके गुल्ले खां के भाई को हिंदू की ड्रेस पहनाकर बड़े भाई के साथ भेज तो दिया, पर फिर सबकी नींद हराम कर दी। उन दिनों दंगई लोगों को नंगा करके उनकी शिनाख्त करते थे कि उनके सुन्नत है या नहीं। सुन्नत होने पर उसे मार दिया जाता था। माँ की ये चिंता सता रही थी कि कहीं दंगाई मेरे भाई को नंगा करके देखेंगे कि वह हिंदू है या मुसलमान, तो उसका क्या होगा। क्योंकि बड़े भाई की पैदाइशी सुन्नत थी, उस समय मेरी माँ की चिंता केवल अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने तक ही सीमित हो गई थी। साथ में जाने वाले सुन्नत वाले मुसलमान की ज़िंदगी गौण हो गई थी। खैर, किसी तरह भाई उसे दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचाकर सकुशल अपने घर दिल्ली आ गए। हम लोग भी दिल्ली पहुंच गए थे। 15 अगस्त 1947 आज़ादी के दिन दिल्ली की सूनी सड़कों पर केवल अफवाहें, भाग दौड़ यही था। दंगाइयों के मजमे में नेहरू के कूद पड़ने और दंगा रोकने की चर्चा जोरों पर थी। मैं दुखी थी आज़ादी के दिन सूनी सड़कें देखकर। अभिभूत थी नेहरू जी की बहादुरी के किस्से सुनकर। इधर भापों की खबर लग गई कि पापा जी के यहाँ मुसलमानों ने शरण ले रखी है। पापा जी रोज साइकिल पर घोड़ों की कवायद के मैदान को पार कर नाना जी की हवेली जाते थे। मैदान के पास वाली सड़क के कोने में जनरल हारिका का घर था। एक दिन भापो ने पापा जी को लौटते समय जनरल हारिका के घर के आसपास अकेला पकड़ घेर लिया और कहा, मुसलमान लड़कियों को हमारे हवाले कर दो डॉक्टर, नहीं तो मार दिए जाओगे। शोरगुल सुनकर जनरल हारिका के घर से उनकी अर्दली और ड्यूटी पर तैनाती फौजी चले आए तो पापा जी की जान बची। अगले दिन लड़कियों का बाहर बैठना बंद कर दिया गया। मैं छिपकर बरामदे में चली जाती। सामने सड़क पर हर रोज कभी दो कभी तीन लड़कियों को अगवा करके कोई भापा ले जाता नजर आता। मैं रो पड़ती। ताऊ जी के दोनों बेटू उन दिनों वही थे। वे ऐसी लड़कियों को दिखा दिखा कर हंसते और चिल्लाकर मुझसे कहते, ये देखो रमना, एक और गई। मुझे हर लड़की में अपनी सहेली सईदा का चेहरा नजर आता। मेरे सामने हामिद मास्टर और उनका परिवार घूम जाता। महाराजा पटियाला यादवीर ने फौज लेकर शहर में जब वो निकले, उनके साथ ड्यूटी पर मंझला भाई भी था। उस समय वो लेफ्टिनेंट था। पता लगा कि बड़े बाजार के चौक में नाले के कोने वाले घर में पूरे असले अमले के साथ सारे मुसलमान जमा हैं। ये घर हाफिज परिवार का था। अफवाह फैल गई कि उनके पास बम और बंदूकें हैं। उस घर में अल्लाह हो अकबर के नारे गूंज रहे हैं। नज़दीक ही था धर्मपुरा बाजार। धर्मपुरा बाजार जिनमें वेश्याएं रहती थी। सईदा का घर भी उधर ही था। महाराजा साहब सुरक्षा का इंतजाम स्वयं देखकर आए थे। तभी एक गोली सनसनाती हुई महाराजा यादवेंद्र के कान के पास से निकल गई। हल्ला हो गया कि हाफिज के घर की दिशा से किसी ने गोली चलाई थी। बाद में पता चला कि ये गोली भी एक साजिश के तहत महाराजा साहब को गुस्सा दिलाने के लिए किसी ने हिंदू ने ही चलाई थी। एक सिपाही जो आम कार में तैनात था उस गोली से घायल हो गया। फिर तो घर तोड़ने का ऑर्डर हो गया। महाराजा साहब तो लौट गए, पर फौज ने मिनटों में घर तोड़ डाला। भापों का मनोबल बढ़ गया। उन्होंने भागते हुए लोगों को मारा। मुसलमान औरतों को नंगा करके पूरे बाजार में घुमाया। मजले भाई, उस घटना के बारे में जितना सुनाते मैं उतना ही उदास होती। मैंने मजले भैया से सईदा को बचाकर राजपुरा कैंप में, जो मुसलमान शरणार्थियों के लिए खोला गया था, भेजने को कहा। लौटकर उन्होंने बताया कि सईदा और उसकी माँ दोनों कैंप में भेज दी गई है। उन्होंने कहा तक सच कहा मैं नहीं जानती, पर विश्वास करने के अलावा मैं और क्या ही कर सकती थी। मजले भाई की जड़ें भी पटियाला में ही थी, इसलिए मुझे विश्वास था कि वह किसी की असमत नहीं लूटेगा। मेरे दोनों चचेरे भाई लाहौर का दंगाई माहौल देखकर हमारे यहाँ आ गए थे। वे हर रोज शहर में निकल जाते, हथियार देख कर या करके वे गर्व से भरे घर लौटते। एक दिन उन्होंने घर आकर बताया कि कोई बकरी की तरह भी नहीं में आया।
दहशत से एक भरे 100 से भी अधिक मुसलमान मरने के लिए कतार में लग गए। किसी ने बचने की कोशिश तक नहीं की। मात्र 2 लोगों ने ही दर्जन लोगों का कत्ल कर दिया, पर किसी ने भी पूछा नहीं, आखिर क्यों मार रहे हो हमें? हम भी तो इस धरती पर पैदा हुए। हत्या और बेबसी का यह ब्यौरा सुनकर मैं काँप गई। मेरे मन में इन सब की मदद करने हेतु घर से भाग जाने की इच्छा बलवती होती रही। मैं परिवार से हटकर स्वयं कुछ करना चाहती थी। परिवार के रीति-रिवाज, विश्वास, मान्यताएँ या गौरवशाली इतिहास से अलग अपने मन से फैसला लेकर कुछ करने की सनक मुझ पर सवार थी। मैं गुरुओं की संतान हूँ और डॉक्टर बेदी की पुत्री। इसे भुलाकर मैं खुद में मैं बनकर रमना के नाते कुछ करना चाहती थी। रमना के मन की दिमाग की आवाज़। शायद पहचान की जंग भी वहीं से शुरू हो गई थी। मैंने मन ही मन अपनी सहेली से मिलकर हामिद को बचाने का फैसला कर लिया। उस दिन रमना से रमनिका बन गई थी मैं। अब मैं बेदी साहब की बेटी नहीं बल्कि एक ऐसी इकाई बन गई थी जो अपने रास्ते पर चल सके। मार खाने का डर अब डर कर मुझसे दूर भाग चुका था। मैं मार खाने और हर किस्म के जुल्म सहने के लिए तैयार थी। पहली प्रेम यात्रा। एक पाँव खून सनी धरती पर और एक पाँव शव पर रखती मैं गुजर रही थी। आर्य समाज चौक से नाना की हवेली तक का रास्ता भी संभवतः हत्याओं से हतप्रभ होकर मुंह छिपा रहा था। मेरी जिंदगी की पहली यात्रा की शुरुआत थी और यह मेरे प्रेम की भी पहली यात्रा थी और संवेदनाओं की भी। यह मेरे मानवता बोध की भी पहली यात्रा थी, मेरी पहचान की भी। जो भी कहिए, एक दीवानगी सवार था मुझ पर। उसे जुनून नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जुनून में आदमी विवेक और होशो-हवास दोनों गँवा बैठता। मैं अपनी पूरी तर्कशीलता, एहसास, भावना और होशो-हवास को बरकरार रखते हुए बढ़ी जा रही थी। हर अंजाम को भोगने के लिए मैं तैयार थी। मुझे हामिद को बचाना था, उसकी पत्नी को बचाना था, हामिद की माँ को बचाना था, जो कभी कभी पटियाला रियासत की सबसे मशहूर और खूबसूरत वेश्या थी। हामिद को बचाना है, जिसकी सांप से सुंदर आँखें मुझे मंत्रमुग्ध कर देती थीं। हामिद जिसके सामने आने पर मैं बोल नहीं पाती थी, इसलिए कभी उसे बता भी नहीं पाई थी कि मुझे उससे प्यार है। हामिद जो मुझे ताकते हुए पकड़े जाने पर आँखें घुमा लेता था, कहीं उसके प्यार का इज़हार मुझ पर ना हो जाए। एक हवा बह रही थी नफ़रत की, एक अंधड़ चल रहा था प्रतिशोध का, जिसके गुबार से सबकी आँखें बंद थीं। मैं उस हवा और अंधड़ के विपरीत पूरी तरह आँखें खोल बढ़ रही थी। दूर कहीं संवेदना, प्रेम और मनुष्य होने का एहसास मुझे अपनी ओर खींच रहा था। यही आकर्षण मेरी ज़िंदगी के लंबे सफ़र में हमेशा मेरे साथ रहा। पता नहीं कितनी-कितनी यात्राएँ तय की मैंने, पर इन तीनों ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब मानवता की यात्रा पर निकली तो संवेदना और प्रेम हमेशा मुझे पुख्ता करते रहे। प्रेम की यात्रा पर निकली तो मनुष्यता और संवेदना मेरी रगों में दौड़ते रहे। संवेदना की यात्रा पर बढ़ी तो प्रेम और मनुष्यता की ठोस धरती ने मुझे कभी डिगने नहीं दिया। यह मेरी पहली जोखिम से भरी यात्रा थी, जो एक निश्चित इरादा लेकर शुरू की थी मैंने। वह दिन और आज का दिन, फिर जो भी यात्राएं मैंने की, वे जोखिमों से भरी कटिबद्धता और प्रतिबद्धता की थी। भले ही बीच में भटकाव आए, पर मैंने खुद को उनसे उबार लिया। वे भटकाव भी एक तलाश थे, अपने को पहचानने, अपनी पहचान बनाने और कुछ कर गुजरने के इरादे से लैस। लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, पर एक छटपटाहट थी, एक असंतोष, एक बौखलाहट भी था। कुछ हासिल करने की लग की हदें छूती इच्छा। यह इच्छा ही मेरी जीने की शक्ति थी, जो अच्छे बुरे रास्ते टटोलने से गुरेज नहीं करती। उस दिनों मैंने सब कुछ जानते हुए जानबूझकर राजमार्ग की सरल सुगम राह छोड़कर ऊबड़-खाबड़ बीहड़ पगडंडी पर चलने का मन बना लिया। इस इरादे के पीछे प्रेम तो था ही, पर केवल प्रेम नहीं, कुछ और भी था, जिसे मैं तब परिभाषित नहीं कर पाई थी। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो उस निर्णय की पृष्ठभूमि में केवल एक पूरी की पूरी पीढ़ी का मनोविज्ञान ही नहीं, बल्कि इस सदी के शुरुआती दौर का संकल्प भी झाँकता नजर आता है। वह सदी जो सामंती शोषण के जुए को कंधे से उतार फेंकने को कटिबद्ध था। वो सदी जो पुरुष के प्रभुत्ववादी समाज में औरत को झकझोर रही थी, अपनी युवावस्था में पाँव रख चुकी थी। मेरे पंख उड़ने लगे थे और मैं हर प्रतिबंध के खिलाफ झंडा बुलंद करने के लिए उत्सुक हो गई। मैं लहूलुहान हो रही थी। सामंती विरासत अपने सारे हथकंडे अपनाकर मुझे काबू में रखने को कटिबद्ध थी। लड़ाई थी सामंती विरासत की कटिबद्धता और नई चेतना की प्रतिबद्धता के बीच। मैं प्रतिबद्ध हो रही थी और मेरा पूरा परिवेश जो सामंती, घोर, दंभी और अवसरवादी था, कटिबद्ध था मेरे पंख काटने के लिए। मेरे पंख उड़ गए। अब तो बस उड़ने का इंतजार था, मुझे और मेरी सदी को। हामिद मुझे अच्छा लगता था, या मैं आज 21वीं सदी में कहने की हिम्मत रखती हूँ कि मुझे उससे प्रेम था। लेकिन उस सदी में मैं इस सत्य को कबूल नहीं कर सकती थी। जिस परिवार और समाज में मैं पली बड़ी थी, उसमें वह विचार तो चल सकता था, किंतु प्रेम कबूल नहीं था। इसलिए मैंने हामिद को भाई कहने का ढोंग रचा, पर उसे लिखे हमेशा प्रेम पत्र ही। वह एक वेश्या का बेटा था, इसलिए भी उसके प्रति मेरे मन में सहानुभूति मिश्रित आदर्शवादी श्रद्धाभाव था। मैं ही नहीं, मेरी पीढ़ी के नई सोच वाले लोग इस बात पर अभिभूत थे कि उसने पढ़ लिख कर अपनी माँ का पेशा छुड़वा दिया था और वह अपनी पत्नी और परिवार के साथ एक साधारण नागरिक की जिंदगी जी रहा था। लोगों के मन में एक नया मानवीयता मूलक मूल्यबोध पनपता शुरू हो गया था। हामिद का आचरण उस नए मूल्य की कसौटी पर खरा उतरता था। मेरी आदर्शवादी सोच, जो अतीत और आधुनिकता की खिचड़ी थी,
कोई ये तथ्य स्वप्नवत लगता। हामिद को अंग्रेजी बहुत अच्छी लगती, वो साहित्य में भी रुचि रखता। एक हरा बदन कुर्ता पजामा और सर्दी में बिना बाहों का स्वेटर पहने वो साइकिल पर ताऊ के मझले बेटे की पत्नी को पढ़ाने आता था। पटियाला में दंगे शुरू हुए, हामिद के मोहल्ले पर भी खतरा बढ़ गया। हमले वाले दिन उसने मेरी होने वाली भाभी कृष्णा के मायके वाले घर जाकर अपनी जान बचा ली थी। हामिद के कारण ही भाभी का घर भापों ने घेर लिया था। शरणार्थियों को खदेड़ने के लिए मोहल्ले वालों को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। अब एकमात्र रास्ता था उन्हें राजपुरा कैंप में भिजवा देना। यह कैंप कृष्णा भाभी के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। यह काम कोई सरदार ही जोखिम उठाकर कर सकता था, क्योंकि शंका होने पर हिंदुओं को भी शिनाख्त उन्हें नंगा कर की जाती, ये देखने के लिए कि कहीं वह सुन्नत वाला मुसलमान तो नहीं। खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। सरकटी लाशों की ट्रेनें लाहौर से आनी शुरू हो गई थी। बदले में अमृतसर से सरकटी लाशों से भरी ट्रेनें भेज दी जाती। मुझे और मेरी सहेली को शरणार्थियों के प्रति पूरी संवेदना थी और लाहौर से कटी हुई लाशों से भरी रेलगाड़ियां भेजने वाले मुसलमानों से घृणा। उन पर हमें गुस्सा भी आता था। इसके बावजूद हमारे मुसलमान पड़ोसी, मित्र और अन्य लोगों की भापों द्वारा हत्या करना हमारी समझ के बाहर था। शरणार्थियों के प्रति मेरे मन में उपजी सारी संवेदना उनके द्वारा की जा रही निर्दोष मुसलमानों की हत्या खत्म कर दे रही थी। शरणार्थी का अर्थ ही हमारी नज़र में हत्यारा लड़कियों का अगवा करके ले जाना भापो ही गया था। हम उन्हें भय और घृणा से देखने लगे थे। मेरे घर में भी कई मित्र और रिश्तेदार शरणार्थी होकर आए थे। हम सब यानी पिताजी और सब भाई मुसलमानों को मारने के खिलाफ थे। ताई जी के बेटे जरूर शरणार्थियों की भाषा बोलते थे, चूंकि वे लाहौर में हुई मारकाट का शिकार होते थे बचे थे और मुश्किल से ही भाग पाए थे। मैं बहस करने में आगे रहती थी, इसलिए उन सब के विरोध का निशाना भी मैं होती। गांधी जी को लेकर घर में खूब बहस होती थी उन दिनों। लाहौर से आए भाई व अन्य मित्र उन्हें बुढ़ा कहकर संबोधित करते, तो मैं उनके विरुद्ध डट जाती। सब एक तरफ हो जाते, मैं अकेली पड़ जाती। जब मेरा वश नहीं चलता तो मैं रो पड़ती। फिर खबर आई कि पाकिस्तान से आने वाली हिंदू शरणार्थियों की सिरकटी लाशों से भरी ट्रेन बाघा बॉर्डर पर भेज दी गई। बाद में अमृतसर से खबर आई कि जवाब में मुसलमानों की सिरकटी लाशों से भरी ट्रेन लाहौर भेज दी गई। निर्दोषों की सिरकटी लाशों की अदला बदली होने लगी। मैं बेचैन होकर मिलिट्री अस्पताल के अपने बंगले के कमरों में घूमने या बाहर जमुई के पेड़ को दूर से देख आने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। फिर भी मैं कटिबद्ध थी हामिद और उसके परिवार को बचाने के लिए। मैं हामिद के प्रति खुलेआम अपना प्रेम कबूल करने से डरती थी, लेकिन मैं जानती थी कि हमारे परिवार को इसकी सुरक्षा के लिए मुहिम चलाना स्वीकार होगा। हामिद एक मुसीबत ज़्यादा कमज़ोर मित्र था, जो हमारा शुभचिंतक भी था। उसकी मदद करना हमारे सामंती परिवार के मापदंड के भी अनुकूल था। इसलिए हामिद और उसके परिवार की सुरक्षा को मुद्दा बनाकर मैंने अपनी सहेली को साथ लेकर हामिद को बचाने की एक योजना बनाई। उस दिन हामिद को बचाने की योजना को अंजाम देने के लिए ही मैं अपनी सहेली के साथ घर से अपने नाना की हवेली की ओर निकल पड़ी थी। हामिद के एक सरदार दोस्त के घर का रास्ता मेरे नाना की हवेली के पास से होकर जाता था। मैं हामिद के सरदार दोस्त के पास उसकी दोस्ती का वास्ता देकर हामिद को बचाने की खातिर कहने ही जा रही थी कि 1946-47 के बीच की बात है। देश में सामंती मानसिकता अपने जातीय दम की रक्षा राखियां बांध या बंधवा कर करती रही। सामंती मन द्वारा विधर्मी और विदेशी के लिए भी भाई की संज्ञा कबूल की जाती रही। इतिहास में इसके अनेक सबूत है। अभिजात मन इस मानवता अभिजात मन इससे मानवता कहकर विभूषित करता, पर ये सब आम आदमी पर लागू नहीं था। आम आदमी के लिए ये मात्र एक रस्म भर थी, पर अभिजातों और सामंतों के लिए ये साधन भी थे कुछ साधने हेतु। मैंने भी उस परंपरा के ढोंग को बजाया, पर संदर्भ उल्टा था। यहाँ बहन बनी में तथाकथित भाई, जो वास्तव में प्रेमी था, की रक्षा को उतारू थी, क्योंकि तथाकथित भाई खतरे में था। शायद यह राजनीति का पहला सबक था मेरे लिए। उन दिनों पूरा परिवार ही दोहरी मानसिकता और दोहरे आचरण का शिकार था। इक्का दुक्का कोई परिवार या व्यक्ति भले उस विरासत से हटकर कुछ करता, जो ऐसा करता था वह संत, साधु, सूरमा या विद्रोही कहलाता। अन्यथा ऐसे लोग कभी कभी पागल या फक्कड़ कहलाते। औरतों पर यह नियम लागू नहीं था। वे तो बस बलिदान दे सकती थी, मर सकती थी या पूर्ण समर्पण कर सकती थी, बोल नहीं सकती थी। मैं बोली थी, मैं ऐसा बोली कि वे विरोध नहीं कर सके। मैंने उनका ही अस्त्र इस्तेमाल किया। हाँ, लक्ष्य मेरा अपना था। मेरा रास्ता गलत था या सही ये मैं नहीं जानती, पर इरादा जरूर मानवी था। मैं हामिद के प्रेम में पागल थी। हालांकि मैंने अपना प्रेम हामिद पर कभी नहीं जताया था। हामिद मेरे प्रेम पत्रों से ही जान पाया था, जो उसे तब मिले जब वह दंगाइयों के घेरे में था और मुझसे बिल्कुल नहीं मिल सकता था। उस दिन मैं उसके मित्र के यहाँ पहुंची, जो मुझे उसके घर ले गया। मैं राखी लेकर गई थी, पर मैंने राखी बांधी नहीं हामिद को। मैं उसे एकटक देखती रह गई। हामिद ने पूछा, ये राखी क्यों लाई हो? इसी के बहाने तो आप आई हो। बांधी थोड़ी ही है, रख दी है, मैंने कांपते हुए कहा। पहली बार हामिद ने मुझे बाहों में भरकर चूमा और कहा, हम मिले भी तो तब, जब कभी ना मिलने के लिए अलग हो रहे हैं। बहुत देर हो गई है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कितना प्यार दे सकता था तुम्हें। मैं चुप थी। मुझे रह रहकर कँपकँपी आ रही थी। बस आंखें बंद कर मैं उसी आलिंगन को महसूस कर रही थी। आने वाले दिनों के लिए इस रोमांच को सँजो लेना चाह रही थी मैं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि ये हमारी पहली और अंतिम मुलाकात है। मैं उसके लिए स्वेटर बुनकर लाई थी।
जिसे उसने मेरे सामने ही पहन लिया। मैं उसके परिवार वालों के स्वेटरों का माप लेकर लौट आई। बाद में पता चला कि तलवारों के बीच सुरक्षित पहुंचाने के लिए उसका वह सरदार दोस्त अपने भाइयों को साथ लेकर उसके पास गया था और हामिद तथा उसके पूरे परिवार को राजपुरा वाले कैंप में सुरक्षित पहुंचाया था। मेरी सहेली बिमला की भाभी उसी मोहल्ले के नज़दीक रहती थी। सहेली के परिवार के लोग गुजरावाला से शरणार्थी मांग कर बनकर पहले हमारे घर ही आए थे। बाद में वो अलग ठिकाना खोज कर रहने लगी। विमला पहले से ही मेरी पैन फ्रेंड थी। बाद में उसने मेरे छोटे भाई से शादी कर ली और मेरी भाभी बन गई। अपनी उस सहेली की भाभी की मार्फत ही मैं अपने लंबे लंबे पत्र हामिद को भेजा करती थी। एक दिन सहेली की भाभी ने मेरा पत्र पढ़ लिया और बीवी जी से मेरी शिकायत करने की धमकी दी। मैं डर तो गई थी, फिर भी झुकने को तैयार नहीं। भाई कहता हो लिखती हो प्रेम पत्र, भाई कहती हो प्रेम पत्र लिखती हो। सहेली को भाभी ने व्यंग से पूछा था। तो मैं क्या करूँ? आप लोग प्रेम करने को गुनाह मानते हैं, मैं झूठ नहीं बोलती, तो क्या आप लोग मुझे हामी से मिलने देते, उसकी मदद करने देते? मैंने दृढ़ता से कहा। तर्क किए बिना मैं रह नहीं सकती थी। मैंने हामिद के परिवार के लिए अपनी सहेली जज साहब की बेटी के घर जाकर स्वेटर बुनने की ठानी। अपने पॉकेट मनी से चोरी चोरी ऊन खरीद कर स्वेटर बुने, जिन्हें बाद में हमें हामिद के लिए राजपुरा कैंप भिजवा दी। यदि मैं घर में स्वेटर बुनती तो जब्त कर लिए जाते। मेरी सहेली बिमला की भाभी भी शरणार्थी थी, इसलिए एक मुसलमान से मेरा प्रेम उन्हें कैसे गंवारा होता। उसी की ननद का मेरा भाई के साथ खुलेआम प्यार चलता था। वे शरणार्थी थे। मेरे पिता फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल, उनका बेटा यानी कि मेरा भाई उनकी नज़र में एक अच्छा वर था। बिना दहेज शादी हो सकती थी। ऐसे भी संकट के समय जाति आड़े नहीं आती। यही अवसरवादी था। भारतीय मन यानी हिंदू समाज के मन में कूट कूट कर भरी थी। अपनी सुविधा के लिए समृद्ध जमातें सब नियम ढीले कर लेती है, पर कमजोर लोगों से उनका कड़ाई से पालन करवाती है। मैंने जब सहेली की भाभी का ध्यान इस तरफ खींचा तो वे खिसिया गई। मैं सहेली की भाभी को भी पापा जी के साथ कई बार आपत्तिजनक स्थितियों में देख चुकी थी। जब मैंने सहेली की भाभी से ये पूछा, आप क्यों विवाहित होने पर पापा जी के साथ लटपट करती हैं? क्या आपका आचरण ठीक है? तो उनकी जबान बंद हो गई, वरना उस दिन तो मेरी पिटाई निश्चित थी। हामिद और उसके पूरे परिवार को अन्य शरणार्थियों के साथ राजपुरा कैंप में भिजवा दिया गया। ये मैंने सुनिश्चित कर लिया था कि यह जान गई थी और ये जान गई थी कि उसकी ट्रेन भी राजपुरा से लाहौर के लिए सुरक्षित रवाना हो गई। महाराजा पटियाला ने यादवेंद्र ने भी इसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी। उसके कई नामी गिरामी नागरिक और अफसरान भी उस ट्रेन में जा रहे थे। जब तक ट्रेन के सकुशल लाहौर पहुंचने की खबर नहीं आई, मैं सो नहीं पाई। पटियाला मुसलमानों से खाली हो गया, पूरा पंजाब ही खाली हो गया। जिंद रियासत का राजा मुसलमान था, वहाँ से मुसलमान पलायन नहीं किए थे। मैं प्रेम और राजनीति से पहली बार रूबरू हुई थी। हालांकि मेरा दैहिक शोषण तो कई बार हो चुका था और जारी भी था, जो संभवतः ऐसे परिवारों की लड़कियों के साथ होना आम बात है। यही दैहिक शोषण मुझे विद्रोही बना रहा था। मेरे मन में सारी पारिवारिक परंपरा और मान मर्यादा के फरेबी दायरे और बंधनों के खिलाफ घृणा, ग्लानि और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं परंपराओं और रूढ़िवादी मूल्यों को खारिज कर रही थी और उन्हें तोड़ने पर आमादा थी। मैं मर्यादाओं का नकाब उलटने के लिए कटिबद्ध थी। प्रेम करने पर डर का एहसास मुझे प्रेम करने के लिए और भी अधिक प्रेरित करता था। परिवार द्वारा लड़कियों को प्रेम करने से रोका जाना सैद्धांतिक तौर पर मुझे रोहनियां तोड़ने के लिए उकसाता था। मैं अपने पर लगी रोक और अपने शोषण को दूसरे से जोड़कर देखने लगी थी। मैं उन्हें मुद्दा बनाने लगी थी, ताकि जोरदार ढंग से सार्वजनिक तौर पर खिलाफत कर पाऊँ। पता नहीं क्यों किस ग्रंथि के तहत अपने खुद के मामले में संभवतः भय हावी हो जाने के कारण मैं चुप रह जाती थी। मैं मन ही मन खुद को कोसती रहती। एक निरंतर बहस चलती रहती मेरे भीतर और मैं अपने से पूछती, सदियों का पुराना प्रश्न, मैं क्यों नहीं बोल पाती अपने शोषण के विरुद्ध? ये समझौता है या डर? कोई उत्तर नहीं मिलता। मेरा अंतर भी चुप रह जाता। मैं फिर पूछती। जब दूसरी औरतों का सवाल आता तो मैं डट कर लड़ा जाती हूँ, प्रतिबद्ध होकर तनी रहती हूँ। तब कोई डर मुझे समझौता करने को मजबूर नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? मैं खुद ही उत्तर देती, इसलिए कि वो मेरा सवाल नहीं होता, कोई दूसरा होता। जिसकी सुरक्षा ज़रूरी थी, उसे सुरक्षा दिलानी ही होगी। जो मैं खुद हासिल नहीं कर सकी, वह सोच मुझे जोखिम उठाने की प्रेरणा देता। मैं एक मुहिम छेड़ देती। मेरा सवाल मेरे स्वार्थ से जुड़ सकता है, पर दूसरों का तो नहीं ना। यही मेरा तर्क होता। शायद असुरक्षा ने ही मुझे संकालू बना दिया था। भय और जिद असुरक्षा की भावना से जन्मते हैं और यही दो पहलू औरतों की विरासत के रूप में उसे मिले होते हैं। मुझे भी यही मिले थे। राजनीति में उतरने वाली हर औरत कहीं न कहीं इन दो पहलुओं से त्रस्त रहती है। जीवन में संघर्ष और समझौता दोनों साथ साथ चलते हैं। अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार से समझौता करते हुए भी समाज के लिए संघर्षरत होना राजनीतिक औरत की नियति बन जाती है। इस पुरुष प्रभावी समाज में कोई औरत अगर अपनी अस्मिता बचाने की कोशिश करती है तो उसकी डटकर विरोध उसका होता है। औरत समझकर उसे कोई बख्श नहीं देता, बल्कि ज़्यादा क्रूरता से पेश आता है। मैं डॉक्टर वेदी की साली हूँ। उन्हीं दिनों एक रात
बीबी जी के पास गुरुद्वारा सिंह सभा से एक संदेश आया। एक औरत जो अपने को आपकी बहन बताती है, हमारे लोगों ने पकड़ा है। आप आकर पहचाने कि वह आपकी बहन है या नहीं। उन दिनों दंगों का संचालन सिंध सभाओं के माध्यम से हो रहा था। बीबी जी फौजियों के साथ ट्रक में बैठ कर गई। साथ में ताऊ जी का बड़ा बेटा भी गया। भापे बीबी जी को मुसलमानों के मोहल्ले में ले गए। उनकी मुसलमान सहेली को कई भापे पकड़े हुए थे। वो कह रही थी, मैं डॉक्टर बेदी की साली हूँ। यह मेरा बेटा है। लो, मेरी बहन भी आ गई, उसी से पूछ लो। बीवी जी को बात समझते देर मिलेगी। मेरा तएरा भाई हरवंश संभवतः भापों का सच बता देता, लेकिन बीबी जी ने झट से कहा, चल कमला चल, घर चल, जीती कहाँ है। कमला मौसी के बेटे को प्यार से जीती कहते थे। बीबी जी ने अपनी सहेली की आंखों की बेबसी पढ़ ली थी। उन्होंने बात की सब घटनाओं की कल्पना भी कर ली थी। शायद भापे उससे दूर हट गए। बेटा घायल हो गया था, ट्रक में उसे लिटाया। बीवी जी अपनी सहेली को अपने पास बिठाई। उसने ट्रक पे बैठते ही कहा, खुदा का लाख शुक्र है कि तू वक्त पर आ गई लीला। तूने तो मेरे पुत्र नु बचा लिता। तूने तो मेरे पुत्र को बचा लिया। बीवी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने को कहा और ट्रक को सीधे लेडी डॉक्टर नैयर के जनाना अस्पताल में ले गई। डॉक्टर नैयर ने अपने किसी भी मरीज पर खतरा नहीं होने दिया था। उन्होंने मरीजों के परिवारों को भी अपने अस्पताल में शरण दी थी। माँ बेटे को लेडी डॉक्टर नैयर को सौंप कर बीबी जी घर लौटी। मेरे तेरे भाई ने बड़े गुस्से से भरकर सब किस्सा घर आकर सुनाया। बीबी जी के प्रति बचपन से संजोया मेरा सारा रोष उछड़ जाता रहा। मैं बीबी जी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। काश मैं भी उन्हीं की तरह सईदा को बचाने पहुंच जाती। हरवंश बड़े आक्रोश से भरकर पूरी घटना का ब्यौरा दे रहा था। साली मुशल्ली थी, पर चाची के आगे कौन बोलता। मैं होता तो वही खत्म कर देता दोनों माँ बेटे को, वगैरह वगैरह। उसके मन में शायद लाहौर का मंजर घूम रहा था। वो भूल रहा था ये लाहौर नहीं पटियाला है, और यह बेबस औरत परिवार का ही मित्र है। उसका बेटा उनका हमजोली या लाहौर में हुए कत्लेआम का जिम्मेदार नहीं है। अगवा लड़कियों की खोज 1947-48। मैं रोज गुरुद्वारा सिंह सभा में गतका सीखने जाती थी। गुरुद्वारे में लंबे लंबे उकसाने वाले भाषण होते। मैंने एक बड़ा जलता सा लेख शुद्ध हिंदी में पढ़ा था। ज्ञान सिंह राणे वाले की बेटी अपने फॉर्म पर मुझे अपने साथ गतका सिखाने ले जाती थी। ये सब बचाव के लिए था या हमले के लिए बताया नहीं जाता था। मैं इसे बचाव समझती थी और बाकी लोग इसे हमले की तैयारी। हमारी वो नई प्रोफेसर इसे हमले की तैयारी कहा करती थी। बचाव और हमला इन दो भागों में बटी मैं मानवीयता के सवाल पर अटक जाती, बाकी सब विचार गौर पड़ जाती। बीवी जी की सहेली को बचाने वाली घटना के बाद से मैंने गुरुद्वारा सिंह सभा की मीटिंगों में जाना छोड़ दिया और गतना सीखना भी बंद। हमला मुझे घृणास्पद लगता था तो बचाव निरर्थक, भैंस के आगे बीन बजाने जैसा। गुल्ले खां का भाई वापस हिंदुस्तान आकर अपना रखा हुआ सोना बीवी जी से ले गया था। शायद कुछ सोना वह खुद ही हमारे परिवार के लिए दे गया था। कुछ लोग कहते थे कुछ सोना बीवी जी ने रख लिया था। बीवी जी कहती थी वह स्वयं दे गया है। बहुत दिनों तक गुल्ले खां, जो पापा जी का फौजी अर्दली था, हमारे यहाँ रहता रहा। बाद में उसने भी पाकिस्तान जाने के लिए ऑप्शन दे ही दिया। आज़ादी के बाद अगवा की गई लड़कियों की खोज हो रही थी। पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुशीला नैयर ने पटियाला रियासत में महाराजा साहब, महारानी साहिबा तथा प्रधानमंत्री जनरल हारिका के नेतृत्व में सभी अफसरों और नागरिकों की एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में अगवा की गई मुस्लिम लड़कियों को खोजकर सौंपने की अपील की जा रही थी। हाल खचाखच भरा था। महारानी साहिबा अध्यक्षता कर रही थी। मैं भी मंच पर पहुंची और बोलने की इजाज़त मांगी। ताई अमरदेई मंच पर महारानी के पास ही बैठी थी। मुझे इजाज़त मिल गई। मैंने कहा, मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगी। जितने बड़े बड़े लोग या जनरल, कर्नल और कप्तान तथा उनके अर्दली यहाँ हैं या कहीं और हैं, अगर उनके यहाँ खोज की जाए तो आधी से ज़्यादा लड़कियाँ उन्हीं के यहाँ से बरामद हो जाएंगी। हाल में सन्नाटा छा गया। महारानी का मुंह जर्द पड़ गया। ताई अमरदेई ने मुझे खींच कर बिठा दिया। बीवी जी सामने बैठी फुसफुसाकर गालियाँ देने लगी। मैं जानती थी बीवी जी से मुझे खसम खानी डंडी कह रही होंगी, जो उनकी मनपसंद गाली थी। बाबा जी भी नर्वस हो गए होंगे, हाल से बाहर चले गए। पूरी रियासत के प्रबंध पर आरोप लगाया था उनकी बेटी ने। अफरा तफरी में सभी खत्म कर दी गई। मैं सीधे मन से उतरी और डॉक्टर सुशीला नैयर के पास पहुंचकर बोली, आप मेरे पापा जी को कहो मुझे मारे नहीं। आप नहीं कहेंगी तो आज मुझे बहुत मार पड़ेगी। डॉक्टर नैयर और मुख्यमंत्री गुरमुख सिंह मुसाफिर ने पापा जी को बुलाकर कहा, आप इसे मारेंगे नहीं। हम कल आपके यहाँ इनसे मिलने आएंगे। बहुत होनहार और बहादुर लड़की है। और उन्होंने मेरी मुखातिब होकर कहा, अभी तुम जी लगा कर पढ़ो, बाद में राजनीति करना। अगले दिन वे दोनों हमारे घर ये कन्फर्म करने आए कि मुझे मार तो नहीं पड़ी।
उनके जाने के कुछ दिन बाद ही पापा जी के लिए प्रधानमंत्री जनरल हारिका का पत्र आ गया, बेटी को काबू में रखो या बाहर भेजो, नहीं तो नौकरी छोड़ो। रेफ्यूजी कैंप 1948। पापा जी चिंतित थे। क्या करें? फैसला हुआ कि मुझे मामा के पास अंबाला भेज दिया जाए, जो पूर्वी पंजाब की सरकार के तहत है, पटियाला रियासत में नहीं। वहीं रिफ्यूजी कैंप में सोशल वर्किंग करके मेरा आईए का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और फिर 3 महीने समाज सेवा करने के बाद मुझे पटियाला के बाहर से पढ़ने भेज दिया जाएगा। मुझे मामा के यहाँ अम्बाला भेज दिया गया। मामा का घर घुटन और निषेधों से भरा होने के बावजूद पापा जी बीवी जी के मिलिट्री वाले घर से बेहतर था। मैं आज़ादी की एक नई हवा में थी। मामा मामी उनके बच्चे 1.5 से 9 तथा मामा की सास इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिंसेस इकबाल सिंह मलवी की पत्नी थी। खूब गोरी छुट्टी सुंदर प्रौढ़ स्त्री थी, पर उनकी कभी अपने पति से नहीं पटी। वे 3 बेटियों के पास बारी बारी जाकर रहती थी। वे पति से सदैव अलग रही। उनकी सुंदरता और पति की क्रूरता ने दोनों के बीच शंका की दीवार खड़ा कर दी थी। कभी कोई बेटी पिता के पास जाती, कभी कोई, पर मामी हमेशा माँ के पास ही रहती थी। बाहर से सब एक दिखते, पर भीतर सब टुकड़े टुकड़े थे, नारंगी की तरह फांक फांक। संस्कार और संस्कृति नाम की वस्तु ने सामंतों और अभिजातियों को विरासत में दे रखा था अहम और दम, जिसमें इन्हें छद्म में पारंगत कर दिया था। ये मुखौटे लगाकर जीने के आदी थे। बाहर से हंसते, भीतर से रोते, बाहर से सौम्य, भीतर से उद्विग्न। इसलिए ये लोग अलग अलग होकर भी एक साथ जी लेते थे। मामी की माँ यानी मामा की सास रहती थी बड़े फैशनेबल ढंग से सजी सवरी, मामी से भी ज्यादा सज धज कर, बिल्कुल अप टू डेट। मुझे उनका ऐसा जीना पसंद था। खोसला परिवार में ये पहली घटना थी कि बेटी के पास बेटी की माँ आकर रहे। नौकरी पर अंबाला जाने के बाद मामा नाना से अलग रहने लगे थे, इसलिए मामा की सास का उनके साथ रहना असंभव हुआ था। पटियाला रियासत के घरों में मामी की माँ के आचरण की चर्चा काफ़ी चुस्कियाँ लेकर की जाती थी। लोग हंसते थे, मजाक करते थे। नाना को समधिन मिल गई, मामा को सास, दोनों ही साझा। यह व्यंग परिवार में आम हो गया था, बूढ़ों में भी, नौजवानों में भी और घरों की औरतों में भी। कोई कोई तो मामा और उनकी सास के संबंध की चर्चा भी करते थे, कैसे वो लिपस्टिक लगाकर मामा के साथ घंटों अकेले कमरों में गप्पे हाँकती। न जाने तब वे क्या करती है, जब मामी घर के लिए भोजन तैयार कर रही होती, ब्रेकफास्ट, लंच, टी और डिनर अपनी देखरेख में तैयार करवाने को ही मामी अपने समय का सार्थक उपयोग मानती। वे फ्यूडल बहू का रोल अदा करती, अपनी सास को दरकिनार कर वे परिवार में अपना महत्व जमाने की कोशिश करती। पति और ससुर की नज़रों में उनकी उपस्थिति घर में एक अनुशासन प्रिय बहू के रूप में था। हालांकि मैं इतने दिनों तक वहाँ रही, पर मैंने मामा और उनकी सास के बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं देखा जो आपत्तिजनक हो। उस बड़ी सी कोठी में मेरा कमरा अलग था, मामा के कमरे से काफ़ी दूर था और रसोई के नज़दीक था, जहाँ मामी का अधिक समय बीतता। मैं हर रोज़ रेफ्यूजी कैंप जाती, तो उस कैंप में कई और लड़के लड़कियाँ भी समाज सेवा के लिए सर्टिफिकेट या डिग्री लेने हेतु आए थे। हम सब लोग हर रोज़ सवेरे जाकर कैंप मैनेजर से मिलते, जो हमें काम बाँट देता। राशन, साबुन, तेल और कंबल बाँटना, लिस्ट बनाना, ये सारी चीज़ें। उन शरणार्थियों के बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाना, दुखी औरतों का हौसला बढ़ाना, उनके व्यवसाय का ब्यौरा देना, पश्चिमी पंजाब में छोटी संपत्ति का ब्यौरा तैयार करना, योग्यता और रुचि के अनुसार समाज सेवा के लिए आए छात्र छात्राओं से जो भी मदद होती वो ली जाती। उन दिनों कैंप में लोग प्रायः पर्चे बांटते नजर आते, मैं भी उन पर्चों को पढ़ती थी। कुछ पर्चों में मुसलमान और सरकार के खिलाफ लिखा होता, तो कुछ में सद्भावना बनाए रखने की अपील। शहर में आरएसएस यानी शहर में जो है आरएसएस की शाखा लगती थी। सिखों ने भी जोर शोर से गुरुद्वारों में गतका सिखाने की व्यवस्था कर रखी थी। कुछ लोग गतका सीखने आते थे, तो कुछ खालिस्तान की मांग के लिए मीटिंग। इन्हीं दिनों कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता अपनी गुप्त मीटिंग कर अपने साहित्य बांटते। बलराज साहनी की बहनें, उनका परिवार भी अम्बाला आ चुका था। ये सब सक्रिय थे। उनकी एक बहन, शायद चचेरी बहन थी, शरणार्थियों में कम्युनिस्ट पार्टी का लिटरेचर बांटा करती। वो कभी कभी मुझे भी मीटिंग में आने का निमंत्रण देती। मेरे इस ग्रुप से परिचय जरूर थे, लेकिन मैं गांधी जी तथा कांग्रेस, जो देश की आज़ादी ये प्रतीक थे, कि उनकी अनन्य भक्ति, नेहरू, जयप्रकाश, सुभाष चंद्र बोस मेरे आदर्श थे, खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में जानना और पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। मैं अरोड़ा आसफ अली की फ़ैन थी। देश को आज़ादी दिलाने की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ मैं एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं थी। इस मायने में मैं कट्टर थी। कोयटा में बड़े भैया द्वारा दी गई लाल किताब पढ़ने के बावजूद मैंने विश्व के परिप्रेक्ष्य में अभी देश को देखना नहीं सीखा था, न ही आज़ादी का अर्थ समझ पाई थी। बस आज़ादी या इंकलाब के नारे जरूर रटे। एक तरफ तो पटियाला के जज साहब की बेटी मेरी राजनीतिक दोस्त और गुरु थी, दूसरी ओर ज्ञान सिंह राणेवाला की सुंदर लंबी लंजी बेटी का भी मुझ पर प्रभाव था। गुरुद्वारों द्वारा आयोजित गतका सीखने की शाखाओं में इसके साथ जाने से पापा जी या बीबी जी भी एतराज नहीं करते थे। कॉलेज के उस प्रोफेसर की भी मैं पक्की फ़ैन थी, जो पक्की खालिस्तानी और कट्टर धार्मिक थी। मैं स्वयं भी उसी की तरह अपनी वाणी को प्रभावशाली सक्षम बनाना चाहती थी। मुझे भाषणों में कुछ हद तक दक्षता इन्हीं के प्रभाव से हासिल हुआ।
इतने परस्पर विरोधी प्रभावों को झेलती हुई वे केवल एक तर्क के आधार पर यानी देश की आज़ादी और एकता के तर्क के सहारे बाकी सब प्रभाव को निरस्त कर देती। कोई भी अंतिम निर्णय लेने में मैंने कभी न कोताही की और न छूटी ली। इसलिए निर्णय करते समय देश के बरत सभी सवाल गौड़ हो जाते। आज़ादी की अग्रणी नेता मेरे मन मानस पर कुछ ऐसे ही छा गए थे कि कोई और इनका स्थान नहीं ले सकता था। इन मूर्ति भंजकों का मुझे प्रभावित कर पाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। ऐसे लोग मेरी घृणा के पात्र होते। इन मूर्ति भंजकों का उपहास उड़ाने में भी मुझे बहुत मजा आता था। इनमें मैं अकेली नहीं थी, मेरी इस अवधारणा के अनेक समर्थक थे। मैं खुद बहुत सक्रिय थी, इसलिए शरणार्थी कैंप में मेरी अपनी एक टीम बन गई थी, जिसे कैंप मैनेजर विशेष जिम्मेदारी सौंपते थे। सर्दी की रातों में हमारी ड्यूटी कभी-कभी उस विशाल मानव समूह के कैंप में शरणार्थियों को कंबल उड़ाने के लिए भी लगाई जाती। मामा-मामी मेरे रात-दिन काम करने की लगन से खुश थे। मेरे कैंप कंपाउंडर व अन्य मिलने-जुलने वाले लोग द्वारा की गई मेरी प्रशंसा मामा के भीतर रिश्तों की जड़ों को सींचती थी और उनके अहम को तुष्ट भी करती थी। इसलिए वे रात को मेरे कंबल बांटने जाने के कार्यक्रम का विरोध नहीं करते। गंदगी में रहने से बहुत से बच्चे, औरतों और बूढ़ों की खुजली हो गई थी, खुजली भी रिश्ते वाली। हमारी टीम भयंकर पीड़ा से त्रस्त लोगों की सेवा करती। जो खुजली वाले थे, दवा बांटना, अस्पताल के न्यूनतम स्टाफ के साथ जाकर दवा लगाना काफ़ी खतरनाक था। मुझे भी खुजली हो सकती थी, पर जोखिम उठाना, खतरे मोल लेना मुझको हमेशा अच्छा लगता था। कैंप मैनेजर मेरी बहादुरी की चर्चा करते और काफ़ी जोखिम भरे काम भी मेरी टीम से करवा लेते। मैं ये सब देश सेवा का एक अंग मानकर करती चली जाती। नोआखली और अनसन। छोटी बुआ लच्ची के बेटे थे, यानी जो इनकी छोटी बुआ था लच्ची, छोटी बुआ लच्ची के बेटे राजेंद्र नंदा गांधी जी के साथ हरिजन के उर्दू संस्करण का संपादन करते थे। यानी इनके जो छोटी बुआ थी लच्ची, उनका बेटा था राजेंद्र नंदा, वो गांधी के हरिजन के उर्दू संस्करण का संपादन करता। वे प्रताप सिंह कैरो के साथ जेल में भी रह चुका था। आज़ादी के बाद वो छूट गया। उन्हें अंग्रेजों ने काफ़ी यांत्रणाएं दी, उन्हें बर्फ की सिल्लियों पर भी लटाया था। अपनी माँ यानी मेरी छोटी बुआ लच्ची के मरने पर भी दाह संस्कार में शामिल होने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें जेल से नहीं छोड़ा था। रात रात भर जगा कर उनसे पूछताछ की जाती, पर वे टस से मस नहीं हुए। मैं उनसे मिले कुछ सुनने और जानने को बहुत उत्सुक थी। अब तक मुझ पर से आर्य समाजी प्रभाव खत्म हो चुका था और मैं पूरी तरह से नास्तिक हो चुकी थी। मैं भगवान को भी नहीं मानती थी। बड़े भाई भी नास्तिक थे। भगवान के खिलाफ मैंने सारे तर्क उनसे ही सीखे थे। मेरे फुफेरे भाई राजेंद्र नाथ नंदा जब जेल से छूटे तो सीधे पापा जी यानी अपने मामा के घर पहुंचे। दरअसल पापा जी ही सबके गार्जियन थे। उन दिनों राजेंद्र भाई कहानियां भी लिखते थे और पत्रकारिता के साथ साथ लिखे लेखे भी लिखते थे। बाद में उन्होंने पत्रकारिता पर कई पुस्तकें लिखी। भगवान के बारे में उनसे मेरी बहस होती। मुझे याद है कि मेरे इस तर्क को कि भगवान तो दिखता नहीं तो मैं कैसे मानूं, फूल दिखता है पर उसकी खुशबू तो नहीं दिखती, कहकर उन्होंने मेरा तर्क काटा था। मैंने जवाब दिया था, खुशबू सूंघ कर जानी तो जा सकती पर भगवान नहीं। बड़ी चतुर और ज्ञानवान हो गई हो तुम, अच्छा है खूब पढ़ो, ये ज्ञान ही वो खुशबू है जिसे भगवान समझ आएगा, कहकर फुफेरे भाई बहस टाल गए। मैं खुश थी कि मैंने उस दिन जैसे विद्वान को भी तर्क में निरुत्तर कर दिया। उस समय तक इंद्रिय और ऐन्द्रियता जैसे अर्थ वाली शब्द मेरी डिक्शनरी में शामिल हुए नहीं थे। मैं सीधे प्रतीकों के माध्यम से बहस करती। लंबे अरसे तक यही मेरी शैली रही। ध्रुव शब्द विन्यास, ध्रुव अर्थ और पहेलियाँ मुझे कभी समझ नहीं आई भाई। इसलिए मेरे जीवन में एक खुली किताब बने रहने ही श्रेयस्कर समझा। कभी पहेली बनकर जीना, रहना, सोचना मुझे अच्छा नहीं लगा। यही मेरी तर्क शैली, सोच शैली भी थी और यही लेखन शैली। सब स्पष्ट, कुछ भी छिपा नहीं। प्रश्न नहीं, उत्तर नहीं, निर्णय संकल्प साफ झलकते। मैं बीवी जी के रूठने को निरर्थक मानती थी, इसलिए उनसे पूछती थी, बेकार क्यों रूठते हैं आप पापा जी से? रूठना भी मेरी डिक्शनरी एक अस्पष्ट शब्द था। इस क्यों का उत्तर भी पहेली ही बना रहा मेरे लिए। पहेलियाँ बुझाना मुझे कभी नहीं आया। नोआखली की घटना घट चुकी थी। मैंने जैसे ही सुना कि गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया तो मैं भी मामा के घर पर ही अनशन पर बैठ गई। मामा मम्मी लाख समझाकर हार गए पर मैं नहीं मानी। पापा जी बीवी जी को बुला लिए गए पापा जी बीवी जी को बुला लिया गया। कैंप मैनेजर जिसे मैं बहुत मानती थी मुझे समझा कर हार गया, पर मैंने किसी की बात नहीं मानी। 7वें दिन राजेंद्र भाई और प्रताप सिंह कैरो जो किसी काम से अम्बाला आए थे मुझसे मिलने आए। उन्होंने बहुत समझाया पर मैंने अनशन नहीं तोड़ा। उसी शाम रेडियो पर गांधी जी के अनशन तोड़ने की घोषणा हुई। अगले दिन आकर राजेंद्र भाई तथा प्रताप कैरो ने मुझे शरबत पिलाया और मेरा अनशन तोड़वाया। सब लोग हैरान परेशान तो थे, पर पापा जी मन ही मन गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मामा इसलिए खुश थे कि मेरे कारण इतनी बड़ी हस्तियां उनके घर आ रही थी। 2-3 दिन में मैं स्वस्थ हो गई और कैंप जाने लगी। कैंप में मेरा रुतबा भी बढ़ गया। दूसरी प्रेम यात्रा सन 1948। 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार देने की खबर आई। मैं कैंप में थी, अचानक सड़कें सूनी नजर आने लगी। कैंप में जहाँ तहाँ लोग ग्रुप बनाकर बात करने लगे। जो लोग हर रोज गांधी जी को गाली देते थे
उस दिन वे भी सन्न हो गए। उन्होंने भी ये कभी नहीं चाहा था कि कोई गांधी जी को मार दे। लोग सुबकते नजर आए। मैं कैंप से रोती हुई घर पहुंची। मामा का दफ्तर बंद हो गया। कर्मचारी दिल्ली जाने की योजना बना रहे थे और मामा को एक ट्रक का जुगाड़ करने के लिए मना रहे थे। रात को मामा मामी, मैं, मामा का पूरा स्टाफ और अफसर ट्रक में चढ़कर गांधी जी को सौ यात्रा देखने दिल्ली रवाना हुए। अफसरों में मामा के अधीन काम करने वाले सहायक एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर वेद प्रकाश गुप्ता भी थे। मामी ने ढेर सा खाना बनाकर साथ रख लिया था। ट्रक में दरी और गद्दे बिछा दिए गए थे। कुल 20 लोग थे। मामा मम्मी आगे ड्राइवर के बगल में बैठे थे। मामी की माँ, बच्चे और बाकी अधिकारी और स्टाफ पीछे ट्रक के डाले में थे। अपनी सामंती आदत के अनुसार सबके खाने की व्यवस्था मामा ने ही कर दी थी। पानी का ड्रम भी रख लिया था। मैं देर तक रोते रोते चुप हो चुकी थी और कुछ देर बाद सहज हो गई। रास्ते में रुककर सब लोग खा पी लेते और फिर चल देते। रात काफी पी चुकी थी। मैं जग रही थी। मैंने महसूस किया कि कोई मुझे एक टक देख रहा और ट्रक के झकोले में मेरी देह से कभी कभी वह जा सकता तो कुछ देर के लिए सटा ही रह जाता। मैंने भी उत्सुकता बस उन देखती आंखों को देखा, फिर मुंह मोड़ लिया, ये देखने के लिए कि वे आंखें मुझे देख रही हैं या नहीं। मैं बार बार उधर देखती और नाकों में स्नेह और न जाने क्या क्या पढ़कर आंखें झुका लेती। धीरे धीरे मैंने मुंह मोड़ना बंद कर दिया। आंखें झुकाने उठाने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई। सवेरे उठी तो वे आंखें सोए सोए मुस्कुरा रही थी। पलकों से चलकर कोई दुष्ट मुझे भेद रही थी। लंबाई, गाढ़ा गठा हुआ बदन, चौड़ा माथा, लंबी नाक, क्रीम रंग की सार्ट, काली गर्म पैंट, गहरे रंग का स्वेटर। मेरे परिवार के पुरुषों के मुकाबले में यह दैहिक भी बड़ी ध्यान देने योग्य नहीं था। एक जगह रुककर हम निवृत्त होकर नहाने चले गए। मामी, उनकी माँ और मेरे लिए बाल्टी में पानी मंगवा कर आनंद फान में नौकर चाकरों ने नहाने की व्यवस्था करी। 10 बजे नाश्ता करके यात्रा शुरू हुई। धूप से बचने के लिए साथ में तिरपाल थी, पर सर्दी में धूप अच्छी लगती, सो लोग खुले में ही आकाश के नीचे खुली छत वाले ट्रक में चलते रहे। ट्रक के झकोरों और गुनगुनी धूप में नींद के झोंके बार बार सबको झुका देते, पर मेरी और उस अधिकारी की आंखें नींद में लुका-छिपी करती रहती। अब मैंने करवट बदल कर अपनी बाहें गाल से सटाकर सिर पर रख ली, जिससे मेरी आंखें ढक गई। ऐसे में मैं तो उसे देख सकती थी, पर दूसरे ही जान सकते थे कि मैं किसे देख रही हूँ। उधर वो बुट बैठा सबकी नज़र बचाकर मुझे देखने लगा। एक जगह ट्रक रुकने पर मामा आए। उन्होंने उस अधिकारी से पूछा, कोई कष्ट तो नहीं मिस्टर प्रकाश? जी नहीं, मज़े में हूँ, उसने उर्दू लहजे में उत्तर दिया। मैंने तब जाना उसका नाम प्रकाश है। दिन भर एक दूसरे को देखने का सिलसिला चलता रहा। एक बार तो गजब ही हो गया। सब लोग दिन की झपकी ले रहे थे। प्रकाश ने धीरे से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। पता नहीं कैसे मैंने भी अपना हाथ उस हाथ पर रख दिया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ दबा दिया। उस दबाव से हमने एक दूसरे के प्रति अपनी प्रगाढ़ता इंगित की थी या प्यार नहीं जानती, पर ये एक तरफा नहीं था। मेरी भी सहभागिता थी। एक तरफा आसक्ति के शिकार मेरे अस्तित्व ने आपसी प्यार की परिभाषा को जानने की कोशिश ही नहीं की, जुर्रत भी नहीं की। दिन के 2 ढाई बजे हम लोग दिल्ली पहुंच गए। अपार भीड़, दिल्ली के सब रास्ते जाम, जमुना किनारे वाला रास्ता जहाँ गांधी जी का ये दाह संस्कार किया जाना था, ट्रकों और पैदल जाने वालों के लिए अलग अलग कर दिया गया था। आगे जाकर सभी ट्रक एक मैदान में रोक दिए गए। इसके बाद भीड़ को चीर कर आगे पैदल जाना था। मैं समाधि स्थल पर जाकर गांधी जी की चिता तक पहुंचने को उद्यत थी। प्रकाश ने मेरा साथ दिया। मैं ले जाता हूँ इन्हें वहां तक। मामी की माँ और कुछ और लोग भी साथ जाने को तैयार हो गए। मामा रुक नहीं पाए। उन्होंने ट्रक में ही बैठकर हाथ जोड़ लिया समाधि की दिशा में। मामी ने वहीं अरदास पढ़नी शुरू कर दी। मामी की माँ का हाथ पकड़े हुए मैं चली। पीछे प्रकाश और अन्य लोग घेरा सा डालकर हमें भीड़ से बचाते हुए चले। बीच में प्रकाश कभी कभी मेरी कमर पकड़ मुझे बचाते हुए चलता। इतनी भीड़ में एक लड़की और एक वृद्धा का दुस्साहस देखकर लोग चकित थे। पुरुष भी ऐसी भीड़ में जाने का साहस नहीं जुटा पाए। ऐसे ही अवसरों पर पुरुषों की विकृतियां भी जागरूक होती है। युवाओं से अधिक प्रौढ़ लोग मुझे चिकोटी काट लेते। कोई वह छू देता। मैं घूर कर उसकी तरफ देखती और पंजाब की सप्रिय गाली दोहराती, उल्लू का पट्टा। प्रकाश और बाकी लोग अगल बगल आकर भीड़ से मुझे बचाते। प्रकाश का मेरे इस प्रकार चिंतित होना मुझे अच्छा लगा और प्रकाश को भी मर्दों की कुत्सित हरकत पर मेरा उल्लू का पट्टा कहना बहुत अच्छा लगा। एक तो यह मेरे साहस का प्रतीक था, दूसरे संभवतः मेरा यह अंदाज पुरुष की इस ग्रंथि को तुष्ट करता था कि इस लड़की को पाना आसान नहीं, दुर्लभ है। मैं गांधी जी की चिता के पास पहुंची। मैंने चिता की परिक्रमा की, माथा टेका, माला और फूल चुन्नी में बांध लिया। मैं कुछ फूल साथ लाई थी जो मेरी मिट्टी में चूर चूर हो गए थे। मैंने उन्हें चिता पर चढ़ाया। आगे टोपी पहने हुए नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सुशील नैयर, अनेक राष्ट्रीय नेताओं की कतार थी। मैंने बहुत श्रद्धापूर्वक उनकी तरफ देखा। एक कतार में आज़ादी की लड़ाई के सब सेनानी खड़े थे। मुझे उनके इतना समीप रहना अगर कोई स्वर्ग है तो उसे भी अधिक सुखकर लगा। वैष्णो जन तो तेने कही, जो पीर पराई जाने रे की धुन बज रही थी। रघुपत राघव, राजा राम की ध्वनि चौदिस थी। महात्मा गांधी अमर रहे के नारे। भीड़ में से सिसकियां उठ रही थी, जिसे रोने ने एक आदमी आलाप का स्वर ले लिया जो सन्नाटे से ज्यादा विराट था। कहीं कुछ शून्य सा फैलता जा रहा था। एक वैक्यूम देश की राजनीति में पसरता जा रहा था। देश के प्रति प्रेम, सद्भाव, दीवानगी, वफादारी, प्रतिबद्धता को गोली लग गई थी और मूल्य बदल गए थे। आज़ादी की परिभाषा बदल गई थी। आम आदमी की वाणी चुप हो गई थी, उसे गाली मार दी गई थी
और आज़ादी को कुछ ही लोगों के लिए परिभाषित करने की तैयारी में लोग जुटने लगे थे। इसी मानसिकता के कारण गांधी की हत्या संभव हो पाई थी। अन्यथा लोग पूछ रहे थे, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, खुफिया पुलिस कहाँ थी? कोई तो कह रहा था मोरारजी भाई खुद कातिल के पक्षधर थे। कोई सरदेव पटेल की तरफ उंगली उठा रहे थे। तरह तरह की बातें और फुसफुसाहटें चल रही थी भीड़ में। महाराष्ट्र की राज्य सरकार को षड्यंत्रकारियों के साथ एक कतार में खड़ा करके देश की जनता देख रही थी। जिस जनमानस ने कभी पाकिस्तान में हुई बर्बरताओं की प्रक्रिया में गांधी को भला बुरा कहा था, उस दिन वह जनमानस भी खुद को अपराधी सा महसूस कर रहा था। सांप्रदायिक ताकतें इस हत्या से इतनी भयभीत हो गई थी कि बरसों बाद तक वे यदा कदा सिर तो उठाती रही, पर राजनीति में वे अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई। निजात की मुहिम 1948 में भारी मन से समाधि तक पहुंचने और चिता के ध्वज तक फूल हासिल कर पाने के संतोष के साथ लौटी। इसके लिए मैं प्रकाश का आभार मान रही थी। वह साथ आने की पेशकश नहीं करता तो शायद मामा उस भीड़ में मुझे जाने नहीं देते। दिल्ली से लौटते हुए हम दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे रहे और रात के अंधेरे और नींद का फायदा उठाकर बीच बीच में एक दूसरे के हाथ भी दबाते रहे। किसी को शक नहीं हो जाए, इसलिए बीच बीच में प्रकाश दूर जा बैठता तो मैं अपने पाँव फैला देती, जिन्हें वह सहलाता रहता। एक बार नजर बचाकर प्रकाश ने मुझे चूम ही लिया। मेरी देह में एक लहर दौड़ गई। घर में नाना पिता सब चूमते थे। चूमने की प्रथा घर में प्रचलित थी, पर वे गालों पर चूमते तो थूक से सम जाते थे। मेरे गाल में चूमने से मना देती। मास्टर बस मेरी योनि भर का उपयोग करता था। उसने चूमना या समाना कभी नहीं किया, क्योंकि वह जल्दी में होता था। मैंने भी उसे कभी चूमने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि मुझे उसके चेहरे तथा उसकी हरकत से सख्त नफरत था। बस एक बार हामिद ने, जिसे मैंने बचाया था, विदाई के दिन चूमा था मुझे। मुझे आलिंगन बद भी किया था। वह भी ऐसे ही घूर घूर कर देखता रहा। उन दिनों हामिद की तरल सजल आंखों से मुझे प्यार का समुद्र लहराता नजर आया था, तो आज प्रकाश की उत्सुक आंखों में मुझे प्यार का आकाश पसरता नजर आ रहा था। उस दिन मैं जानती थी वह प्यार, वह आलिंगन, वह चुंबन अंतिम थे। हामिद की आंखों में लहराते समुद्र में प्रेम से अधिक आसान का एहसास था। प्रकाश की आंखों में मुझे मुस्कुराती हुई चमक नजर आई थी, जो खुशी और संतोष दोनों से सराबोर थे। कुछ हामिद से मिलती जुलती आकृति थी प्रकाश की भी। रंग भी कुछ वैसा ही, शायद आकर्षण का यह भी एक कारण रहा हो। तो मुझे प्रकाश के चूमने से एक अजीब झुरझुरी सी आई। मैं कांपने लगी। उस चुंबन के बाद मेरा चेहरा आनंद से मुस्कुरा उठा। मेरे चेहरे का रंग लाल हो गया था, लाल से। शरीर बार बार कांप उठता। उस आवेग की शायद मैं संभाल नहीं पा रही थी। 1 फरवरी की प्रातः हम अम्बाला लौट आए। उतरने से पहले प्रकाश ने मेरे हाथ में एक चिट थमा दी थी, जिसे बिना पढ़े ही मैंने धड़कते दिल से अपने ब्रेशियर में रख लिया था। घर जाकर चिट पढ़ने के लिए मैं सीधे बाथरूम गई। लिखा था, मैं अपने कार्यालय के कमरे के पीछे पार्टीशन वाले रूम में ही रहता हूँ। मामा का दफ्तर उस कोठी के मुख्य हिस्से में था। पिछवाड़े कोठी में मामा रहते थे। बाहर आउट हाउस में जूनियर ऑफिसर बैठते थे। प्रकाश ने अपने रहने की व्यवस्था भी अपने ऑफिस में पार्टीशन में ही कर रखी थी। आज़ादी के बाद देश में नए नए दफ्तर खुल रहे थे और उनमें नए नए अधिकारी पदस्थापित हो रहे थे, सो अधिकांश ऑफिसर दफ्तर के नाम पर घर लेकर उसके पीछे रहने की व्यवस्था कर लेते थे। दूसरा चारा ही नहीं था। वे लोग स्टोव पर खाना खुद बना लेते, कुछ लोग बाजार में खा लेते। प्रकाश भी अपना खाना खुद ही बनाता था। मेरे लिए प्रकाश का खुद खाना बनाना एक अजूबा ही था। मर्द भी कभी खाना बनाते हैं। प्रकाश को देखकर मेरी यह परंपरागत धारणा टूटी। मुझे अच्छा भी लगा। सामंती दृष्टिकोण से नौकर मर्द की परिभाषा में नहीं आता। कोई ऊंचे दर्जे का मर्द खाना बनाए तभी निगाहें उठती थी। नौकर तो नौकर है, आदमी नहीं। ये मानसिकता थी उन दिनों। घर में नौकरानी खाना नहीं बनाती थी। हाँ, माताएं, पत्नियां, बेटियां या बहू खाना बनाती थी। मैं अगले दिन सांझ को कोठी के पीछे बड़े मैदान में टहलती टहलती आगे दफ्तर की तरफ आ गई। प्रकाश इंतजार में दरवाजा खोले अंदर बैठा था। मैं झट से अंदर दाखिल हुई। प्रकाश ने बाहर का दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। पिछले कमरे का दरवाजा खुला था। हम दोनों वहां गए। एक तरफ एक पलंग, एक टेबल, कुछ किताबें और कुछ फाइलें। दूसरी तरफ टेबल पर स्टोव और बर्तन। पीछे बाथरूम में सब पकाई और लौटने की जिद करने लगी। मैं प्रकाश के साथ अपने को अकेला पाकर घबरा गई थी। कद भी लंबा और वजन भी घटा। चाय पियेंगे आप? प्रकाश ने पूछा। नहीं, कोई देख लेगा, मुझे जाने दीजिए। कोई नहीं देखेगा। मैं दिन भर आपका इंतजार करता रहा हूँ, अभी तो आप आई हैं और अभी लौटने की तैयारी भी की। कुछ देर बैठिए। उसने हट कर मुझे बाहों में भर लिया। मेरी ढाल से उसकी बाहों में गिर गई। मेरे कंधों पर झुक गया उसका सिर। मैं अवश हो गई। आंखें बंद कर ली मैंने। इतना सुख! मैं जब अवशी हो जाती हूँ तो आंखें बंद कर लेती हूँ। कुछ सुख कर लगता है तो एकटक बिना पलके शून्य से देखती रहती। इन्हीं दो स्थितियों में उभरते डूबते हुए मैंने अपने को प्रकाश के बावपास से अलग करते हुए कहा, अब जाने दीजिए, लोग खोजने चले आएंगे। प्रकाश ने मुझे होठों पर एक गहरा चुम्बन दिया। मेरे लिए यह भी पहला अवसर था। अभी तक मेरे होठ छूते थे। मैं ओठ पोंछती बाहर निकली। मास्टर को मैंने कभी अपने ओठ चूमने तो क्या छूने भी नहीं दिए थे। मामी जी उधर ही आ रही थी बच्चों के साथ। किसी ने मुझे प्रकाश के कमरे से निकलते नहीं देखा था। मैंने बाहर निकलकर फिर अपने ओठ पोंछे। कहीं ओठों पर कुछ निशान न रह गया हो, कहीं कोई पकड़ी न जाए मेरी चोरी। मुझे पापा जी के कमरे से ओठ पोंछते हुए निकली संतरा याद आ गई। कौंध गई अर्धालियों की बीवियों में हंस पड़ी। मैं लौट तो आई, पर रात भर ओठों पर हाथ रखती हुई हाथ को चूमती रही।
मैं अपने होठों पर लगे प्रकाश के होठों के स्पर्श और उस चुंबन के एहसास को फिर से जी लेने का प्रयास कर रही थी। उस दिन मुझे अपना वक्ष कुछ अधिक उभरा नजर आया, कुछ कहता सा, किसी स्पर्श के लिए बेचैन सा। 2-3 दिन तक ये सिलसिला चलता और प्रकाश पत्र मुझे पत्र भेजता और मैं प्रकाश को। एक दिन बच्चों की आया ने इसकी रिपोर्ट मामी से कर दी। फिर क्या था, इस बीच मेरा नाम प्रकाश की एक चिट्ठी भी मामा के हाथ लग गई। मेरा घर से निकलना बंद कर दिया गया। मामा ने मेरी खूब पिटाई की। मैंने पीछे लैट्रिन की खिड़की से एक पत्र गिरा कर रिस्क लिया था। प्रकाश मेरे कमरे की तरफ बराबर नजर लगाए रहता था। वह सांझ के झुरपुटे में घर के पिछवाड़े टहलने जाता था। वहीं पर मेरा प्रेम पत्र प्रकाश को मिला, तो प्रकाश मेरे घर में बंद किए जाने के बारे में जान पाया। पापा जी ने उसी आर्य समाजी मास्टर को अम्बाला भेजा। मास्टर ने मुझे समझाने और पटाने की बहुत कोशिश की। उसने मुझे लालच भी दिया कि अगर मैं उसे मेरे मास्टर से रिश्ता कायम रखूंगी तो मुझे प्रकाश से मिलवा देगा। मैं फिर से मास्टर के चंगुल में जाने को तैयार नहीं थी। मैंने विद्रोह भरे स्वर में कहा, मैं पापा जी और बीवी जी को साफ साफ कह दूंगी कि मैं प्रकाश से शादी करूंगी। मामा के सामने मैं ये प्रस्ताव रख चुकी थी। प्रकाश ने भी शादी के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी। मैं किसी भी हालत में अपने घर से छुटकारा पाना चाहती थी। एक साथ मामा ने मुझे मास्टर के साथ कोठी के मैदान में घूम आने की इजाज़त दी। मास्टर जानबूझकर किसी साजिश के तहत अनजाने में गेट के बाहर गया, तो मैं आंख बचाकर प्रकाश के कमरे में। प्रकाश से मैंने सीधा सवाल किया, क्या मुझसे शादी करोगे? उन्होंने कहा, हाँ करूँगा। तुम्हारे मामा से यह कह चुका हूँ। मैं जैसे कृतज्ञता से भर उठी। मुझ जैसी लड़की के साथ भी कोई विवाह करने को तैयार है। मैं अप्रत्याशित ढंग से प्रकाश को मैंने चूमा। फिर तो दोनों में चुम्बनों की होड़ लगी। इसी बीच एक बांह ने कसकर मेरा कंधा पकड़ा और मुझे खींचते हुए कमरे से बाहर ले गई। वो बांह मास्टर की थी। प्रकाश हतप्रभ। वो जानता था आज मुझे खूब मार पड़ेगी, पर कुछ कर नहीं सकता था। मैं चुपचाप मास्टर के साथ चल पड़ी। मैं किसी भी पहाड़ का मुकाबला करने का संकल्प ले चुकी थी। और पहुंची तो वहाँ पापा जी और बीवी जी बैठे थे। मास्टर ने वफादारी जताते हुए मुझसे बीवी जी की तरफ धकेलते हुए कहा, लीजिए, उसी के कमरे से पकड़ कर लाया हूँ आपकी बेटी को। बीवी जी बहुत कृतज्ञ हो गई मास्टर के प्रति। पापा जी चुप थे। हाँ, मैं गई थी, मैं उसे शादी करूँगी, मैंने दृढ़ता से कहा। पर वह तो कुजात है, बनिया है, हम तो खत्री हैं, कैसे होगी शादी? कुजात है तो क्या हुआ, पढ़ा लिखा है, कमाता है, मामा से एक पद नीचे है, जात से क्या फर्क पड़ता है? चाचा कांसीराम ने मेम से ब्याह किया था, या तो फिर भी हिंदुस्तानी है, मैंने तो तर्क दिया। फिर क्या था, थप्पड़ चप्पल सब मेरी पिटाई हुई। मेरे चीखे कमरे में बैठा प्रकाश सुन रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। मामा की स्टाफ में चर्चा हो रही थी, क्या हाथ मारा है साहब की भांजी पर ही, इतना बड़ा घर, और ये साहब क्या, एक मामूली कलर का बेटा, कैसे हिम्मत करते हैं लोग। कुछ लोग प्रकाश की तरफदारी करते, क्या हुआ, लड़का लड़ गिरा जी तो क्या करेगा काजी, दोनों बालिक हैं, अमीर गरीब की क्या बात, लड़के में कोई ऐब नहीं है, ये तो अमीरों का दस्तूर है जो दो दिलों को मिलने से रोकता है, जितनी मुँह उतनी बातें। मेरी एक घनिष्ठ सहेली थी सील, वो प्राय मामा के घर आती जाती थी, बड़ी मुंहफट थी, स्मार्ट थी, बीए कर चुकी थी, सुंदर थी, पुलिस के डीएस पुलिस के डीएसपी की बेटी थी। ये 4 बहनें थी। सील की सबसे बड़ी बहन बहुत बसूरत थी, सबसे छोटी बहन सांवली सलोनी। सील और उससे छोटी बहन गोरी और सुंदर। सील प्रकाश से भी हिली मिली थी और मामा से तर्क भी कर लेती थी। लगता था कहीं मामा के मन में उसके प्रति कोई लगाव, आसक्ति या कमजोरी थी, उसे कोई टोकता नहीं था। मामा ने सील से मुझे समझाने के लिए कहा। मैंने सील को अपने प्यार की बात बताई और कहा, मैं उस माहौल से, उस घर से, उस परिवार से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं प्रकाश से विवाह करने पर कटिबद्ध हूँ। सील ने प्रकाश को भी टटोला, वह भी कटिबद्ध था। सील की वजह से मेरी पिटाई भी कमी आई। एक प्रस्ताव आया कि कैंप का कोर्स पूरा होने तक मैं प्रकाश से नहीं मिलूँ, नहीं तो मुझे पटियाला भेज दिया जाएगा। वहाँ डॉक्टर साहब और बीबी जी को जो करना होगा वे करेंगे, पर यहाँ मामा का नाम बदनाम ना हो। मैंने ये प्रस्ताव मान लिया। सील के मार्फत प्रकाश और मेरे बीच पत्रों का आदान प्रदान होता। मुझ पर नजर रखने की ताकीद देकर बीबी जी और पापा जी पटियाला गए। इस बार मास्टर की चाल नहीं चल पाई। मैंने उसे अपने पास पटकने तक नहीं दिया। मैं सारा वक्त मामी के पास बिताती ताकि मास्टर मुझे छू भी ना पाए। मामे के घर में मुझ पर नजर रखने के लिए बीबी जी ने मास्टर को पहरेदार के रूप में छोड़ दिया था। कैंप में भी इस बात की चर्चा थी। मैंने कैंप कमांडर को सच सच सारा किस्सा सुना दिया। इसे मेरी कमजोरी या गुण जो भी कहा जाए, मैं अपने बारे में सब कुछ खुलेआम कहती थी, छिपाती नहीं थी। क्यों, ये मैं नहीं जानती। शायद इसके पीछे मेरी सच उजागर करने की आदत थी। हो सकता है मेरी असुरक्षा की भावना ही हो कि दूसरा न लट जाए। हर कोई जान जाएगा तो उसका मुकरना मुश्किल होगा। ऐसा असुरक्षा या भय के कारण ही होता है। यह भी हो सकता है कि खुद को दूसरे से भिन्न जताकर मैं आकर्षण का केंद्र बनने का प्रयास करती हूँ। जो भी हो, पर मेरा अवचेतन सब उगल देता। उसमें सहमति, असहमति, प्रेम, घृणा, संकल्प सभी गड्ढमगढ़ थे। बचपन के कुछ हादसे मेरे अंतर्मन में कहीं गहरे बैठ गए थे। मैं उनसे उबर नहीं पा रही थी। मैं यौन शोषण या यौन इच्छा के कारण अपराधबोध से त्रस्त एक रास्ते की तलाश में थी। इस घटना ने मेरे बंद दरवाजे खोल दिए। मैं अगली यात्रा पर निकल पड़ी, अर्थात प्रेम यात्रा पर। मेरी ये यात्रा घर में हो रहे मेरे यौन शोषण से निजात पाने की मुहिम की शुरुआत थी।
ये मेरी दूसरी प्रेमी यात्रा थी जिसने मेरा रास्ता बदल दिया था। बचपन में कदम-कदम पर दैहिक शोषण झेलती मैं इस मुकाम पर आ चुकी थी। बचपन में झेले डरावने दैहिक शोषण के दौर का खात्मा करके मैं विश्वास और प्रेम के डग भरते हुए ज़िंदगी की मंजिल तय करने का सपना सच करना चाहती थी। प्रकाश के प्यार के प्रति मैं इतनी आश्वस्त थी कि बीवी जी तो क्या, पूरे परिवार के गुस्से को झेलने की कुव्वत मुझ में आ गई थी। मैं पटियाला पहुँचने पर ही मन मुकाबले की तैयारियाँ करने लगी थी। कोई बंदिशें ना लगाई जाएँ। सर्टिफ़िकेट लेकर मैं पटियाला लौटी ही थी कि पंजाब की यूनिवर्सिटी लाहौर से भी मेरा आईए का सर्टिफ़िकेट आ गया। माँ भी उन दिनों शिमला रहकर आई थी। माँ ने मेरे लिए लड़का खोजना शुरू कर दिया था। मैंने पापा जी को कह दिया था कि मैं विवाह करूँगी तो प्रकाश के अलावा किसी से नहीं। पापा जी को कोई आपत्ति नहीं थी, पर बीवी को थी। एक दिन सवाल उठा कि मुझे पढ़ने कहाँ भेजा जाए? पटियाला अम्बाला के नज़दीक है, पर प्रकाश वहीं अम्बाला में रहता है, इसलिए वहाँ भेजना ठीक नहीं है। लुधियाना भेजने की बात चली। हॉस्टल में रख दिया जाएगा, जिससे कोई मुझसे बिना पापा जी की इजाज़त के मिल नहीं पाएगा। कॉलेज भेजे जाने के लिए एक शर्त ये भी थी कि जब तक मैं बीबी जी से यह नहीं कहूँगी कि मैं प्रकाश से शादी नहीं करूँगी, तब तक मुझे पढ़ने भेजा नहीं जाएगा। पापा जी और मेरे बीच गुपचुप बात हुई। योजनानुसार मैंने बीवी के सामने ये कह दिया कि प्रकाश से रिश्ता तोड़ दूँगी। बीवी जी ने मुझे लुधियाना गवर्नमेंट वीमेंस कॉलेज में भेजने की इजाज़त दे दी। उनके अहम की तुष्टि हुई, पर शायद वे भी भीतर से जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। संभवतः अपने अहम की तुष्टि के लिए उन्होंने भी इस बात को सत्य मानकर संतोष कर लिया। कितनी छल में जीता है सामंत और सामंती है। क्या इसे माँ की ममता कहें जो खुद को छलावे से संतुष्ट करती है? दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि बीबी जी मुझे आगे पढ़ने के लिए लुधियाना गवर्नमेंट वीमेंस कॉलेज में भेजने के लिए तैयार हो गई थी। मैं मन ही मन ऐसा मान रही थी कि बीबी जी ने मेरे हट के आगे अपना हट छोड़ दिया था। मैं कॉलेज चली गई, पढ़ाई में अच्छी थी, अभिनय और नृत्य में माहिर। कॉलेज में चर्चित हो गया, प्रिंसिपल और प्रोफेसर की चहेती बन गई। कई लड़कियाँ मेरी फैन फैन बन गई। एक लड़की तो मुझ पर फिदा थी, किंतु मुझे लड़की पर फिदा होना अजीब-सा लगता था, अच्छा भी नहीं लगता था। उधर मैंने प्रकाश से पत्राचार जारी रखा था। एक दिन कॉलेज की प्रिंसिपल मिस्सी ने मुझे बुलाया और पूछा, प्रकाश कौन है? वह मेरा फियांसी है, मैं उसे प्रेम करती हूँ, विवाह भी उसी से करूँगी। तुम्हारे माता-पिता की रज़ामंदी है, मेरा फैसला है। इसमें उनकी रज़ामंदी हो या ना हो, मैं बालिग हूँ। तुम कॉलेज के नियम जानती हो ना, बिना तुम्हारे पिताजी की इजाज़त के तुम्हारे किसी से पत्राचार नहीं हो सकता, तुम्हारे फियांसी से भी नहीं। आप इजाज़त नहीं देंगी तो मैं चोरी से लिखूँगी। मुझे झूठ बोलना, चोरी करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बताकर ही पत्राचार करना चाहूँगी। तो तुम्हारे पिताजी से इजाज़त लेनी होगी, तभी तुम पत्र लिख सकोगी या प्रकाश तुम्हें लिख सकेगा। ठीक है, आप मेरे पापा जी से लेकर पूछ लें कि मैं अपने मन से जहाँ चाहूँ पत्राचार कर सकती हूँ या नहीं। तब तुम वायदा करो कि जब तक तुम्हारे पिताजी का पत्र ना आ जाए, तब तक तुम नहीं लिखोगी। ठीक है, मैं पत्र नहीं लिखूँगी, पर पत्र आ जाए तो मैं क्या करूँ? मैंने वायदा किया है, मुझे भरोसा था कि पापा जी मुझे नहीं रोकेंगे, वे मुझे जानते हैं। कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, तुम्हारे पिताजी का पत्र आया, लो पढ़ लो। पापा जी ने लिखा था, मेरी बेटी जिससे जहाँ भी पत्राचार करेगी सोच समझ कर करेगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, उस पर कोई बंदिशें ना लगाई जाए। मेरी आँखों में आँसू तैर गए, पर इन आँसुओं में चमक थी उदासी नहीं। पिता का प्यार मुझे एक अजीब सा आत्मविश्वास भर दिया। मैंने महसूस किया कि मैं उपेक्षित नहीं हूँ। मेरे पापा जी मुझे प्यार करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं। शायद मैं भटक जाती और प्रकाश के साथ भागने की सोचती, लेकिन पिता के इस विश्वास ने मेरी जिद को और पक्का कर दिया कि मैं भागूंगी नहीं, मैं उससे विवाह करूंगी। बीवी जी को झुकना ही होगा मेरी जिद के आगे। प्रिंसिपल मिस्से ने बड़े प्यार से कहा, जाओ, तुम्हारे पिता को तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे भी है, मैं जान गई हूँ तुम कोई गलत काम नहीं करोगी, कॉलेज का नाम बदनाम नहीं करोगे। नहीं मैडम, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊँगी। जब छिपाऊँगी नहीं तो कुछ गलत भी नहीं होगा, आप विश्वास कीजिए। प्रिंसिपल का वो स्नेह और विश्वास मुझे प्रेरित कर रहा था कि मैं कॉलेज के नियम की वफ़ादारी से निभाऊँ। मैं सोच रही थी कि काश मेरी माँ भी उस प्रिंसिपल की तरह मुस्कुराकर स्नेह से मुझे आदेश देती, काश वो मुझ पर भी विश्वास करती जैसे पापा ने किया था। तो उस घर से निजात पाने के लिए मैं छटपटाती रही। मुझे वो कॉलेज, वो हॉस्टल अपने घर से अच्छा लगता था। वहाँ का घटिया खाना भी मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ एक स्वच्छंदता थी, कोई बंदिश नहीं थी, खाने की भी आज़ादी। कम या ज़्यादा खाने पर टोका-टोकी करने वाला कोई नहीं। मुझे स्वयं ही तय करना था क्या, कितना और कब खाना है। समय पर क्लास में जाना है, समय पर पढ़कर अगले दिन क्लास में जवाब सवाल के तैयार रहना है। यहाँ पर सब कुछ मुझ पे निर्भर था, कोई याद दिलाने वाला नहीं था। मुझे ये सब अच्छा लगता था। यहाँ मैं एक निर्णायक भूमिका में थी। यहाँ अनुभव मेरे भविष्य की पीठिका बना। क्या सच को झूठ कहूँ? मैंने पत्राचार का पूरा प्रकरण प्रकाश को लिख भेजा। उसका पत्राचार जारी रहा। एक दिन प्रकाश का पत्र आया, मैं लुधियाना आ रहा हूँ, होटल में ठहरूंगा, वहाँ दिन के 3 बजे मिलो। जिंदगी का फैसला करने से पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी। तुम्हारा अतीत और मेरा अतीत जो भी हो, एक दूसरे को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि बाद में निराशा ना हो। हाँ, तुम्हें बता दूँ, तुम्हारे घर से एक मास्टर मुझसे मिलने आया था। पत्र की अंतिम पंक्ति से प्रकाश ने मुझे आगे आने वाली वार्ता से पूरी तरह अवगत करा दिया। मेरा अतीत फिर मेरे सामने फन काट कर खड़ा हो गया।
मैं अपने अतीत से घृणा करती थी, उसी से तो छुटकारा पाने के लिए मैंने प्रकाश का सहारा लिया था। तरह-तरह की शंकाएँ मेरे मन में उठने लगी थी। मास्टर को प्रकाश से मिलना, तो क्या मास्टर ने प्रकाश से मेरे साथ अपने संबंध के बारे में सब कुछ बता दिया? मैं भीतर तक काँप गई। क्या मैं उस सच को झूठ कहूँ और प्रकाश को विश्वास दिलाऊँ अपनी सच्चरित्र और पवित्रता का? क्या वह सब सच बताऊँ और फैसला प्रकाश के विवेक पर छोड़ दूँ? मास्टर के साथ जो कुछ भी होता रहा उसमें मेरी भागीदारी तो नहीं थी। मैंने अपने पक्ष में तर्क दिया, भले वह ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन ब्लैकमेलिंग तो थी। मैंने अपने तर्क को पुख्ता करने के लिए जोर दिया, पर इनकार नहीं किया ना। मैंने अपने तर्क को काटते हुए कहा, इनकार कैसे करती? और पापा जी को सब कुछ बता देता। मैंने अपने बचाव में कहा, तो क्या होता? मार ही पड़ती ना। तुम्हें भी तो कुछ अच्छा लग रहा होगा, तभी तो ये कर रही थी। क्यों नहीं मैंने मार खाना पसंद किया? क्यों मुझे भी सीख सुख मिलता था उस यौन संबंध में? उस क्षण तो ज़रूर अच्छा लगता था। कोई मेरे भीतर से बोला, पर बाद में गलती का एहसास मुझे घृणा से भर देता। मैं फिर तर्क देती, ये तर्क के भीतर तर्क मुझे कहीं पहुँचने नहीं दे रहा था। मेरे ही तर्क मुझे गलत सिद्ध कर रहे थे, पर मैं क्या करूँ, अब तो हो गया। इसी से तो मुक्ति पानी थी। क्या प्रकाश मेरी मुक्ति के लिए आगे नहीं आएगा? यही एक प्रश्न था जो प्रकाश से मुझे पूछना होगा। मेरे तर्कों का निष्कर्ष निकल आया था। प्रकाश का प्यार मिलते ही मैंने अपने मन के डर से मुक्ति पा ली थी। मैं मास्टर के खिलाफ तनकर खड़ी हो गई थी। अब मैं उसे अपने पास भटकने नहीं देती, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों ना करता। जब इस बार मैं छुट्टी में घर गई, तो मास्टर ने मुझसे कहा, अगर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ोगी तो मैं प्रकाश को सब कुछ बता दूंगा कि तुम कुंवारी नहीं हो, तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता है। पापा जी, बीवी जी क्या कहेंगे, उन्हें कैसे बताओगी? बीवी जी को मैंने बता दिया कि मैं झूठ-मूठ जाकर अपने रिश्ते के बारे में प्रकाश से कहूँगा तो तुम्हें छोड़ देगा। बीवी जी को ये तरकीब अच्छी लगी। मैंने उसी दिन बड़ी दृढ़ता से उसे कहा था, जाओ जो कहना है कह दो, मैं खुद ही सब बता दूँगी। प्रकाश का पत्र पाने पर मैं अपने को दूसरे कोसने लगी थी, क्यों नहीं मैंने पहले ही ये सब प्रकाश को बता दिया। मैं अपनी कमज़ोरी जानती थी, हर बार सोचती थी कि प्रकाश को बताऊँ, पर मौका ही नहीं मिला। मैं प्रकाश को बेहद चाहने लगी थी, उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मुझे वह सुरक्षा का कवच लगता, शायद इसलिए किसी छिपे डर ने मुझे सच बतलाने से रोक दिया। शायद मैंने ही छोड़ दिया था मास्टर पर कि वही जाकर सब कुछ बता दे और तब मैं प्रकाश की जानकारी दे दूँ। क्यों खुद ही अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर कर प्रकाश को खोने का संकट पैदा करो। मुझे बेहद डर, शंका और चिंता ने घेर लिया, पर आत्मविश्वास डटकर मेरा साथ दे रहा था। ठीक है, मास्टर ने जाकर बता दिया होगा सब कुछ, मैं भी सच-सच बता दूँगी, जो भी मेरे साथ घटा है, मैंने अपने को तसल्ली देते हुए कहा। दोहरी ज़िंदगी। मैंने फैसला किया कि अपना पिछला सब कुछ बता दूँगी उसे। अगर प्रकाश ने मुझे छोड़ भी दिया, तो उससे नफ़रत नहीं करूँगी। मैं उसे मैं उसे मुझसे विवाह करके बीवी जी और उस घर से निजात दिलाने की मिन्नत करूँगी, ताकि मास्टर के चंगुल से निकल सकूँ। विवाह के बाद भले ही वो मुझे छोड़ दे। ऐसे कई आदर्शवादी दार्शनिक विकल्प एक के बाद एक मेरी कल्पना की गिरफ्त में आ गए। ये शंका मुझे आतंकित कर रही थी कि अगर प्रकाश ने मुझे अस्वीकार कर दिया, तो क्या मैं ऐसे ही मास्टर द्वारा इस्तेमाल होने को मजबूर होती रहूँगी? मैं क्यों नहीं पापा जी, बीवी जी को बता देती सब कुछ, पर बताऊँ कैसे? कहीं वे ये ना कह दें कि इतने दिनों क्यों नहीं बताया, ये सब झूठ कैसे? जब वो ये सब करता था तो चिल्लाई क्यों नहीं? हम तो बगल वाले कमरे में ही सोते थे। मैं कैसे बताऊँ उन्हें कि कैसे मैं मास्टर के छूने मात्र से ही सुन्न हो जाती थी। कई दिनों में धीरे-धीरे उसने प्रवेश किया तो मेरे भीतर। बाद में मुझे यह भी सब अच्छे लगने लगे थे। कैसे मैं खुद चली जाती थी उसके पास। पर इस सब के बाद में उससे झगड़ा करती थी, उसे मारती थी और वह मार खाकर भी हँसता रहता था। एक बार मैंने महात्मा गांधी के दर्शन करने की जिद ठान ली थी, तो बीबी जी ने उसी के साथ मुझे दिल्ली भेजा था। मैंने दिल्ली में उस रात उसे संभोग करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि महात्मा गांधी का अपमान होगा। हम लोग इतने बड़े महात्मा के दर्शन के लिए आए, इतना अनैतिक काम कर रहे हैं। मैंने कैसे-कैसे तर्क दिए थे उसको। स्वामी दयानंद की सौगंध भी दी थी, पर वो नहीं माना था। रात में सोने के बाद कैसे धीरे-धीरे उसने मेरी कामना को जगाया था मेरे भीतर के बहसी को। मैंने प्रतिकार में चिल्ला-चिल्ला कर उससे कहा था, क्यों तुमने उत्तेजित किया मुझे? क्यों तुम छोड़ नहीं देते मुझे अकेला अपनी ज़िंदगी जीने के लिए? मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। फिर मैंने दीवार से अपना माथा पटक कर खुद को घायल कर लिया। मैं बार-बार उसे कोसती और वह हँसता जाता, और इतना अपमान सहने के बाद भी मुझसे प्रवेश करता। मैं सुन्न हो जाती, हिलना-डुलना भी बंद कर देती, आँखें बंद, हाथ-पाँव शिथिल, जैसे किसी ने हिप्नोटाइज़ कर दिया हो। सुख और घृणा का मिश्रण मुझे अवश कर देता, और जब वो उठ जाता तो मैं फिर उसे मारने शुरू कर देती। पहले मुट्ठियों से मारती, बाद में थप्पड़ भी चलाती। एक बार तो चप्पलों से मारा था मैंने उसे। वो मार खा कर भी चुप। मैं खुद को अपवित्र मानकर मन ही मन कुढ़ती, खुद को अपराधी मानकर अपने से घृणा करती, अपनी मजबूरी पर तरस खाती, दया करती और खुद को घृणा और करुणा का पात्र मानकर हीन भावना से ग्रस्त होती। स्कूल में ठीक इसके विपरीत मैं मित्रों और सहेलियों के साथ बहुत घुल-मिल जाती, परिवार से भी तर्क करती, बहस और वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लेती, कविता पाठ करती, अव्वल आती, स्कूल कॉलेज में दौड़-कर नेटबॉल में फर्स्ट आती, चैंपियन बनती। मैं कॉलेज के ओलंपिक में सांस्कृतिक कार्यक्रम, ड्रामा, डांस, कविता में प्रथम आना मेरे लिए मामूली बात था। बाहर गौरव प्राप्त करती, घर में प्रताड़ी होती मैं, अपने से भीतर ही भीतर नफ़रत करती मैं। कुछ कर गुजरने का संकल्प लेकर देश के लिए कुर्बान होने का आदर्श पालती मैं, व्यवस्था से विद्रोह करने के मंसूबे की जिद रखती मैं।
और ये एक दोहरी जिंदगी, भीतर कुर्ती जलती, अपराध में हिस्सेदारी करने का, अपराध बोध पालती, अन्याय सहती, खुद से घृणा करती, बाहर से खुली खुली कुछ भी करने का मंसूबा पालती। मेरी बाहर जिंदगी बिल्कुल अलग थी, अंदर जिंदगी है। जैसे मेरा परिवार आदर्शों, देश प्रेम की भावनाओं, सामंती व्यक्तित्व, आधुनिक प्रभाव, बुद्धिजीवियों और गैर बुद्धिजीवियों का मिश्रण था, एक और संक्रमण काल से गुजर रहा था, वैसे ही मेरा व्यक्तित्व भी उन प्रभावों के प्रति मोह भंग होने पर भी मोहग्रस्त सा विकसित था। सामंतों की तरह ही दोहरा जीवन जीना मेरी नियति था। दिन में एक हंसमुख, बेबाक, बहादुर, जीवट वाली मैं, रात को डरी रही, सहमी, बेबस, बीमार, यौनाचार की मारी एक बंधुआ सामंती व्यवस्था की विरासत बनकर रह गई थी। मैं नैतिकता और अनैतिकता की युद्धस्त्री बन गई थी। मेरे भीतर एक महाभारत घटता रहा था, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था, और प्रकाश ने इस महाभारत पर विराम लगा दिया था। वर्तमान और भविष्य मेरा हो, सन 1948। इसी सबसे अभिभूत, अपने को कुर्बान कर देने की हद तक संकल्पित, अपने चाहने वालों को सब सच सच बताकर एक आदर्श कायम करना, एक आदर्श प्रेम का बनने की भूखी में प्रकाश से मिलने गंतव्य पर पहुंची। मैं उस दोहरी जिंदगी को खत्म करने न चाहती थी। इसका एकमात्र हथियार, औजार या रास्ता वही था। मैंने अपनी उन अंधेरी रातों को दिन की रोशनी से भरने का फैसला किया। मैंने एक अंधी गुफा के पार रास्ता खोदना शुरू किया कि सुरंग बन जाए और मैं निकल जाऊं उस किले की कैद से। मैं दोपहर में होटल पहुंची। प्रकाश मेरा इंतजार कर रहा था। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। हम बाहर बालकनी में बैठे। प्रकाश ने अंदर कमरे में ले जाकर अकेले में मुझे चूमने चाटने की जल्दी नहीं की। उसने केवल मेरा हाथ पकड़कर दबा दिया, सलाह दिया, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा हो, तुमसे एक जरूरी काम था, इसलिए मिलने आया हूँ। हमने जब विवाह करने का निर्णय ले लिया तो हमें एक दूसरे के बारे में पूरी तरह जान लेना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताने आया हूँ, ताकि बाद में मेरे बारे में तुम्हें कोई शक शुबा ना हो। प्रकाश ने सीधे विषय पर आते हुए कहा। हालांकि मुझे अंदर ले जाकर वह, अगर वह प्यार भी करता तो शायद मैं मना न करती। मैं उसे किसी चीज़ के लिए मना कर ही नहीं सकती थी। मुझे उसमें कोई फरिश्ता, कोई देवता नजर आता था जो मुझे मुक्त करने आया था। तुम्हारा अतीत क्या है, मुझे इससे मतलब नहीं। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य मेरा हो, बस यही मुझसे मतलब है। मैंने गंभीर होते हुए कहा। ये ठीक है, मुझे भी तुम्हारे अतीत से मतलब नहीं है। तुम क्या थी, किसे प्यार करती थी, इससे मेरा वास्ता तो नहीं। पर एक दूसरे को ये सब जानना इसलिए जरूरी है कि कोई गलतफहमी बाद में ना हो। तुम मुझे देवता तुल्य समझो और मैं तुम्हें देवी तुल्य, ये तो पुरानी बातें हैं। मेरे अपने भी कई प्रेम संबंध रहे हैं, तुम्हारे भी रहे होंगे। जाओ, आज हम एक दूसरे के प्रेम संबंधों को जान लें और पुराना सब भूल कर नई स्लेट पर जिंदगी शुरू कर दें। प्रकाश ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं डर सी गई, पर प्रकट नहीं होने दिया, कुछ बोली भी नहीं। क्या जिंदगी की स्लेट पर लिखा हुआ भुलाया जा सकता है? मिटा भी दो, निशान तो रह ही जाता है। निशान को कुरेद कर नासूर भी बना दिया जा सकता है। कई प्रश्न मुझे कचोट रहे थे। शंका और विश्वास में अटके मैं अतीत और भविष्य के छोरों को टूटने की इच्छा में सजोए जा रही थी। अचानक प्रकाश ने कहा, तो लाओ, मैं ही पहल करता हूँ। लड़कियां शर्माती और डरती रहती हैं, पर तुम तो ऐसी नहीं हो जो डरती हो। हाँ, बाय द वे, तुम्हारे घर से तुम्हारी माँ ने एक मास्टर को भेजा था जो बचपन से तुम्हें पढ़ाता है और तुम्हारे घर में रहता है। बड़ा मक्कार सा आदमी लगता है। उसी मास्टर ने मुझे तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ अनर्गल कहा। वो कह रहा था कि तुम बहुत बच्चलन लड़की हो, उसके साथ फंसी हुई हो। ऐसी लड़की से मैं क्यों शादी करना चाहता हूँ? उसने यह भी बताया कि तुम्हारी बीवी जी ने ही उसे मेरे पास तुम्हारे बारे में ये सब बताने के लिए भेजा है। पर मैंने डांट कर उसे निकाल दिया और कहा, मैं कौन सा दूध का धोया हूँ? मैं भी तो पहले कईयों से प्यार कर चुका हूँ, तुम भागो। मैं सहम सी गई थी, पर प्रकाश के अंतिम वक्त ने मुझे हौसला बताया। मैं गुस्से से ताक पीसती हुई बोली, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है प्रकाश, इससे पहले कि तुम सब कुछ बताओ, मैं उस कमीने की सारी हरकतें तुम्हें बता देती हूँ। तब तुम अपनी बात कहना। फिर चाहे कि तुम्हें उससे शादी करना है या इनकार कर देना। अगर ना करना चाहो तो आज ही कर देना इनकार। मैंने निर्णयात्मक लहजे में कहते हुए मास्टर के भया दोहन का, अपनी अवस्था और आदत का पूरा किस्सा बता दिया। जितेंद्र के प्रति अपने प्यार को बताना मैं नहीं भूली। प्रकाश ने बड़े गौर से सब सुना। बताते बताते मैं उत्तेजित हो जाती और मास्टर को गुस्सा उतारने लगती, तो प्रकाश मेरा हाथ पकड़कर सहलाते हुए कहता, ऐसा होता है जिंदगी में, तुम्हारे साथ जातियाँ हुई, प्रेम भी किया तुमने। मैंने भी तुमसे पहले दो औरतों के साथ प्रेम किया। अच्छा, पहले तुम अपनी बात कर लो, फिर मैं बताऊँ। मैंने अपनी पूरी बात समाप्त की। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। गुस्सा और दृढ़ता मिश्रित हौसला किसी भी हादसे का सामना करने के लिए तैयार था। सन 1948। शादी के बाद वफादार रहे। प्रकाश ने अपने बारे में विस्तार से विलाग होकर सब कुछ बताया, जो इस प्रकार है। देखो, मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करता, बस शादी के बाद हम एक दूसरे के प्रति वफादार बने रहे, यही उम्मीद करता हूँ। मेरा पहला प्यार मेरी भाभी से हुआ था। उससे मेरी एक बच्ची भी है। दूसरा प्यार जब मैं कलकत्ता नौकरी पर गया तो जिस घर में रहता था, उस घर की मालकिन से हुआ। वो बंगाली थी। ये प्रेम प्रकरण तुमसे मिलने से पहले तक चलता रहा। भाभी से रिश्ता अब तक कायम है, पर अब अधिक नहीं। जब से तुमसे मुलाकात हुई, मैंने उन्हें बता दिया है कि बस अब यह रिश्ता आगे नहीं चलेगा। कलकत्ता वाली महिला से रिश्ता तब हुआ
जब घर से उसका पति बाहर दूर गाँव चला जाता, वो घर में अकेली रह जाती, तो मेरे पास गप्पे लड़ाने आती। उसी में अंतरंगता बढ़ गया। हाँ, भाभी के साथ रिश्ते की लंबी दर्दनाक कहानी है। मेरी भाभी बहुत सुंदर है। हम लोगों के बनिए परिवार की बहुओं पर बहुत बंदिशें होती हैं। वे सास-ससुर के सामने पति से बोल तक नहीं सकती। पति-पत्नी एक कमरे में सो भी नहीं सकते, उन्हें छिप-छिप कर मिलना होता है। फिर मेरे भाई साहब नौकरी पर कई-कई महीने बाहर रहते हैं। घर पर मैं और माँ या फिर बाबूजी, पिताजी, छोटा भाई भी होता है, वह छोटा है। भाभी का बड़ा बेटा और मेरा छोटा भाई दोनों एक ही उम्र के हैं। भाभी को मेरी माँ बहुत तंग करती थी। उसे अपशकुनी भी कहती और चोरी भी। हो सकता है बाल सुलभ आदत भी हो भाभी को कुछ छिपाने-चुराने की। वो बचपन में ब्याह कर आ गई थी और ससुराल में अभाव में रही। वो 14 साल की थी जब उसे पहला बच्चा हुआ। भाई साहब माँ बाबूजी की शिकायत पर भाभी को मारते-पीटते भी थे। मुझे भाभी पर तरस आता। जब भाई साहब चले जाते तो भाभी छोटे-मोटे काम मुझसे ही करवाती। हम लोग गर्मी में रात को बाहर खाट बिछाकर और दोपहर में गमलों में सोते थे। एक दिन माँ बाबूजी कहीं गए, भाभी घर में अकेली थी। उस दिन स्कूल से लौटा तो भाभी ने खाना दिया। ये पंखा जलती रही, फिर एकाएक मेरा हाथ पकड़ के बोली, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है कि पास भी नहीं बैठते? नहीं तो भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। भाभी का हाथ पकड़ना मुझे अच्छा लगा। भाभी ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और दबा दिया। मैंने भी वही किया। उस दिन से जब भी मैं भाभी को अकेले में पाता तो मैं उनके पास बैठ जाता, उनके सब काम कर लेता। घर में चाची भी थी। भाभी के साथ मेरे संबंध बकायदा कायम हो चुके थे। घर में खुसर-फुसर शुरू हो गई थी। भाई साहब तक बात गई। घर के बूढ़े-बूढ़ी चाची ने कहा, उसने दोपहर में प्रकाश को बड़े की बहू के साथ लटपट करते देखा है। किसी बूढ़ी ने पूछा, क्या देखा तुमने? और झट से बोली, प्रकाश नीचे था, वो ऊपर। सब हंस पड़े। चल ऐसे भी कभी होता है। बात आगे नहीं बढ़ी। दरअसल हमारे समाज में ये अनहोनी बात थी कि कोई औरत ऊपर आए। प्रकाश ने हंसते हुए बताया। मुझे भी ये अटपटा सा लगा। मैं बोली, ये तो सचमुच अजीब बात है। ऐसा भी होता है क्या? प्रकाश हंसा। अरे तुम अभी क्या जानोगी? आजकल ये सब होता है। भाभी बहुत आक्रामक थी। वही पहल करती थी। मुझे तब तो कुछ भी मालूम नहीं था। इन्होंने ही सिखाया था मुझे सब कुछ। बाकी मैंने किताब पढ़ कर सीख लिया था। कुछ अनुभव ने सिखाया था। पूरा काम सूद पर डाला। अंग्रेजी फिल्में भी देखने लगा था। जब कॉलेज जाने लगा तो सब जान गया। जब तक मेरी नौकरी नहीं लगी भाभी के साथ मेरा रिश्ता अनवरत चला। फिर कलकत्ता पोस्टिंग होने पर रिश्ते में कुछ कमी आई। मेरे बाबूजी बड़े हिसाबी किताबी हैं। वे बराबर मेरी पढ़ाई पर होने वाले खर्च की चर्चा करते और हिसाब गिनाते रहते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने नौकरी मिलते ही अपना पढ़ाई पूरा खर्चा जोड़कर उन्हें चेक से लौटा दिया, क्योंकि वे बार-बार कहते थे कि मेरी पढ़ाई पर उन्हें बहुत खर्चा लगा। मैंने हैरान होते हुए टोका, वह तो बाप का फर्ज होता है। भला बेटा कभी बाप का पैसा चुकाता है? तुम्हें भी गुस्सा होकर पैसा लौटाना नहीं चाहिए था। उनसे लेना तो तुम्हारा हक है। दरअसल मेरे परिवार के मूल्य कुछ अलग है। मेरा एक उच्च सम्भ्रांत क्षत्रिय जमींदार परिवार। प्रकाश के पिता रेलवे में गुड्स क्लर्क थे। अब पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। प्रकाश बनिया परिवार से था, वह भी हरियाणा के मांगन का। उसके पिता ने जिंदगी भर पेट काट कर बच्चों को पढ़ाया था। साधारण भारतीय परिवारों में बेटों पर किया गया खर्च भी बच्चों पर कर्ज माना जाता है, जो उन्हें लौटाना चाहिए। बेटे पर हुआ खर्च मध्यवर्ग समाज में एक निवेश होता है, ताकि बुढ़ापे में बेटा देख रेख करे। मैंने प्रकाश से कहा, अपने माँ बाप की देखभाल तो आखिर तुम्हें ही करनी होगी ना। ये पैसे देकर छुट्टी कर लेना तो ठीक नहीं। हम दोनों के सामाजिक मूल्य ही अलग अलग थे। मेरे परिवार का सामंती दृष्टिकोण था, जहाँ दान और कर्तव्य आम की पुष्टि होते, रिश्तों में भी दूरियां और नजदीकियां बरकरार रह जाती। प्रकाश के परिवार में लाभ हानि लेन देन का व्यापारिक दृष्टिकोण था, जहाँ रिश्तों की भी गणित होता और जोड़ घटाव। प्यार भी लाभ हानि से घटता बढ़ता। छोड़ो, ऐसा तो सभी परिवारों में अलग अलग ढंग से होता रहा। तुम उन सब की फिक्र ना करो। मैंने एक बात खुलासा करने के लिए प्रकाश के सामने रखा। लेकिन मैं ना तो पर्दा करूँगी, ना किसी का जुल्म सहूँगी। मैं सबको आदर दूँगी, पर मेरा भी आदर हो। पर्दा और छूत-छात या घरवालों के सामने तुमसे अलग रहना, ये तो मुझसे नहीं होगा। नहीं, ये सब तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। तुम मेरे साथ रहोगी नौकरी पर। हम घर जाएँगे नहीं, जाएँगे तो कोई पर्दा नहीं करना होगा। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों ने एक-दूसरे के अतीत को जानकर पिछली ग्रंथियों से मुक्ति पा ली हो। हम आगे के लिए योजना बनाने लगे। प्रकाश ने मुझे छुट्टियों में रोपड़ आने का निमंत्रण भी दे डाला। वो मुझे जंक्शन स्टेशन पर लेने आ जाएगा, जहाँ रोपड़ के लिए गाड़ी बदलनी पड़ती है। प्रोग्राम तय करके मैं लौट आई। मैं खुश थी, मैं मुक्त हुई अपने दुख अतीत से। मास्टर का घिनौना पंजा मैंने तोड़ ही दिया था। अब मैं नई ज़िंदगी शुरू करूँगी प्रकाश के साथ। प्रकाश मुझे देवता सा लगने लगा था। मैंने बचपन से देखा था औरतों को पुरुषों के प्रेम प्रसंग बर्दाश्त करते हुए, लेकिन कोई पुरुष किसी औरत का अतीत जान ले, फिर भी उसे प्यार करता रहे, ऐसा तो कोई देवता अथवा उदारता का समुद्र ही कर सकता है। मुझे लगता था प्रकाश ने महान कुर्बानी की है, मेरा अतीत जान लेने पर भी मुझसे शादी का फैसला करके। ये एहसास मुझे हीनता से बढ़ता जा रहा था। मेरा परिवार आधुनिक तो था, पर वह महिलाओं को आज़ादी नहीं देता। हाँ, मेरे भाई ने ज़रूर स्वतंत्रता दे रखी थी अपनी पत्नी को। बाकी घर के लोग तो तकियानुशी थे। मैं स्वयं भी तकियानुसी विचार में पलती थी, और औरत और मर्द के लिए मैं खुद भी औरत की परतंत्री ही मानती, इसलिए शायद अपने को अपराधी भी मानती। हालांकि मैं पुरानी परंपराएं तोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाती थी, पर्दे के खिलाफ लड़ने में आगे रहती थी, लेकिन यौन संबंधों के संदर्भ में मेरी मानसिकता सती सावित्री से आक्रमित थी। पिछड़ी और परजीवी औरतों की मानसिकता मुझे पारिवारिक परिवेश ने दी थी। मैंने माँ से खुद मुख्तार होने की आदत जरूर सीखी थी।
पर दादी के सती सावित्री के उपदेश भी मेरे दिमाग में ठूस ठूस कर भरे गए थे।